अभी भी अनजान शहर के आसमान में कुछ रोशनियां तैरती हैं, जिनके साथ किसी ऐसे व्यक्ति का एक वाक्य है जिसे हम अभी तक नहीं जानते। हम एक लाल कार को तेज रफ्तार से आते हुए और एक हेलमेट पहने हुए व्यक्ति को देखते हैं, जिसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव हैं। वही लाल कार पहले देखे गए हेलमेट पहने हुए मोटरसाइकिल चालक से टकराती है और उसके दाहिने तरफ से उसे टक्कर मारती है। टक्कर के बाद मोटरसाइकिल और व्यक्ति दोनों दूर जा गिरते हैं, जबकि एक प्रकार का हार नीचे एक अलग फ्रेम में उछल जाता है। व्यक्ति सिर के बल जमीन पर गिरता है, जबकि मोटरसाइकिल उसके सामने थोड़ी दूर जाकर गिरती है। हमने लाल कार के चालक को मोटरसाइकिल चालक को कोई सहायता प्रदान किए बिना घटनास्थल से जाते हुए देखा। अपने अंतिम प्रयासों के साथ उसे याद आता है कि उसने अपना जीवन कैसे जिया था। उस क्षण तक हुई हर बात को याद करते हुए वह उस स्कूल के बारे में बात करता है जिसमें वह छोटा था, और अपने पेशेवर जीवन के बारे में कुछ बताता है। उसे अपनी माँ और उनके द्वारा अपने बेटे की मदद अपने पिता के पास जाता है, और अपने अंतिम प्रयासों के साथ वह दुनिया में बची हुई एकमात्र चीज तक पहुंचने की कोशिश करता है। जैसे ही वह उस वस्तु को छूने में कामयाब होता है, हम कुछ प्रकाश की किरणों को देखते हैं जो पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। अचानक हम एक नए स्थान पर चले जाते हैं, जहां लंबे बाल और सफेद लबादे वाला एक आदमी अपने बिस्तर पर लेटा हुआ दिखाई देता है। आदमी अपनी आंखें खोलता है और अपने हाथों को देखकर आश्चर्य करता है कि वह दुर्घटना में कैसे बच गया। उसे यकीन है कि वह उस समय मर चुका था। उसका दिमाग किसी अन्य व्यक्ति की यादों से भर जाता है। हम डिस्कवर का नाम शोई है। हम एक जोड़े को हमसे बात करने के लिए आते देखते हैं, जो कुछ देर बाद सिरदर्द के साथ उठते हैं। गहरे रंग के कपड़े और बंधे हुए बाल वाला एक आदमी हमें बताता है कि एच 3 दिनों से सो रहा था, जबकि वह अपने बिस्तर पर कराह रहा था। उसका पेट गुड़गुड़ाने लगा, जबकि बैंगनी कपड़े में एक उदास चेहरे वाली महिला अपने परिवार के घर में भोजन की कमी पर टिप्पणी करती है। वह बंधे हुए बाल वाले आदमी से पूछती है कि क्या उसे अभी भी बंगदा नाम के व्यक्ति के बारे में कोई खबर नहीं है। हमारा नायक हमें इस चरित्र का परिचय विचारों के बुलबुले के माध्यम से देता है कि यह व्यक्ति कौन हो सकता है। बंगदा ने लोहे और नमक पर एकाधिकार कर लिया, और हम कह रहे हैं कि उसे एक उत्तम तलवार बनाने के लिए उनकी आवश्यकता थी, जिसे एक पुजारी द्वारा आशीर्वाद दिया जाएगा। बंधे हुए बाल वाला आदमी उदास चेहरे के साथ जवाब देता है, और उसका सिर नीचे जमीन पर निराशाजनक रूप से देखता है, क्योंकि वे बातचीत जारी रखते निवासियों से अपमानजनक कर वसूलते हुए युगल बातचीत समाप्त करते हुए दिखाई देते हैं। जबकि बंधे हुए बाल वाला व्यक्ति महिला से यह पूछते हुए घर से बाहर निकल जाता है कि वह उसका ख्याल क्यों रखे। हम उस स्थान का एक सामान्य दृश्य देखते हैं, जो दीवारों से घिरा है। कुछ इमारतें और पत्थर के ब्लॉक से बनी सड़क के चारों ओर वस्तुएं हैं। हमारा नायक उस क्षेत्र की एक इमारत के प्रवेश द्वार पर प्रकट होता है, जो हमें पिछली बातचीत के युगल से मिलवाता है। चुन एक सामान्य लोहार है, और जिसके पिता और उसकी माँ इयोन जीडब्ल्यू नामक एक बहुत ही देखभाल करने वाली महिला हैं। वह हमें अपने बड़े भाई चोहुक और अपनी छोटी बहन चोयान को भी दिखाता है, जो इन सब पर विचार करते हुए उसके सिर में प्रवाहित ज्ञान की मात्रा पर टिप्पणी करता है, जबकि उसके पास अपनी पिछली दुनिया से कुछ भी नहीं बचा था। हम लाल आंखों के साथ कुछ अज्ञात छाया चित्र देख सकते हैं, जबकि हमारा चरित्र साइमन पर टिप्पणी करता काल्पनिक दुनिया की इन सभी शंकाओं के साथ वह अपने भाई की तलाश में निकलता है, जो उसकी मदद करने में सक्षम हो सकता है, और जो हुक को खोजने पर पिछवाड़े में अकेले प्रशिक्षण ले रहा है। उसे पता चलता है कि उसका भाई वास्तव में मार्शल आर्ट में बहुत अच्छा नहीं था। एक योद्धा के रूप में उसकी क्षमताओं पर संदेह करते हुए वह अपने भाई को फ़ोन करता है, उसके पास लौटता है और पूछता है कि क्या वह बेहतर महसूस कर रहा था। क्यों जवाब देता है कि वह ठीक महसूस कर रहा है, और बातचीत जारी रखते हुए पूछता है कि उसने मार्शल आर्ट कहाँ से सीखी। उसका भाई बताता है कि उसने शराब की एक बोतल के बदले में एक सैनिक मित्र के साथ प्रशिक्षण लिया था। और हमारा नायक हमें थोड़ा और दिखाना शुरू करता है कि वह कौन है। हम रुचि नहीं लेते हैं, और सीखते हैं कि मोक्स का भाई पूछ रहा है कि क्या यह वास्तव में सड़क पर कोई अजनबी नहीं था, जो एक सैनिक होने का नाटक कर रहा था। हेक एक आक्रामक स्वर के साथ जवाब देता है। वह अपने भाई के बारे में अपनी पहली धारणा बनाना शुरू करता है। दोनों भाई थोड़ी और बात करते हैं, और हुक कुछ महान मार्शल कलाकारों का उल्लेख करता है, जिनकी तुलना उनके जैसे सामान्य लोग कभी नहीं कर सकते।
उस दुनिया में चीज़ें कैसे काम करती हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी कम से कम जीवित रहने के लिए भाग्य का धन्यवाद करते हुए वह कहता है कि यह लगभग मरने से बेहतर है, क्योंकि वह एक दृढ़ निश्चयी नज़र से आगे बढ़ता है। वह कहता है कि आज मैं क्यू के रूप में अपना जीवन शुरू करता हूँ और मैं 2 महीने बाद जीवित रहना सुनिश्चित करूँगा। हमें अपने नए दैनिक जीवन के बारे में कुछ और बताता है। विवरणों में से एक ये है कि उसके पिता कभी-कभी कुछ पैसे लेकर घर आते हैं और महीने के दौरान खाने के लिए कुछ चीज़ें खरीद लेते हैं। एकमात्र चीज़ जो वह जानता है वह ये है कि कुछ रईस समय-समय पर अपने पिता से मिलने आते हैं और उनके परिवार को पता नहीं है कि वह समय-समय पर यह पैसा कैसे प्राप्त करते हैं। रात के खाने के दौरान यह पता चला है कि उनके पिता ने जो तरीके अपनाए थे, उनमें से एक, उन्होंने एक अकेले शार्क से 60 सोने के सिक्के उधार लिए थे। उनकी पत्नी उनसे पूछती है कि वे कभी भी उस पैसे को कैसे चुका पाएंगे। दोनों के बीच एक छोटी सी बहस शुरू हो गई। उन्हें चिंता थी कि अकेला शार्क उनके परिवार को मार सकता है। वह अपने पति से भिड़ती है, जो ये कहकर अपने कार्यों को उचित ठहरा उनके घर में उनके पिता डकार लेते हैं और अपने दांत साफ करते हैं। मेज पर गंदगी, उसकी बहन अपनी माँ से कहती है कि वह अपने बाल धो सकती है। वास्तविकता से परेशान होकर हम उसके पिता से पूछते हैं कि वह जानवरों के बाल कहाँ पा सकता है जो बहुत मजबूत होते हैं। उसके पिता जवाब देते हैं कि नंगे बाल उनके लिए काम कर सकते हैं और पूछते हैं कि क्या वह अपने पिछले शिकार से कुछ चाहते हैं। वह मदद के लिए अपने पिता को धन्यवाद देता है और हम एक ऐसे दृश्य में जाते हैं जहां कपड़े में बंधे बालों की एक गेंद दिखाई देती है। अपने खाली समय में वह कुछ पतली लकड़ी की छड़ियों और नंगे बालों के साथ अपने परिवार के लिए कुछ टूथब्रश बनाने का फैसला करता है। वह छड़ियों के एक तरफ बालों को किसी प्रकार के गोंद के साथ चिपकाकर कुछ ब्रश इकट्ठा करता है। उसकी बहन देखती है कि वह क्या बना रहा है और आश्चर्यचकित नज़र से पूछती है कि यह क्या है। वह जवाब देता है कि यह कुछ खास नहीं है। उसे घर वापस जाने के लिए कहता है, जिससे उसका आश्चर्यचकित चेहरा एक नाराजगी में बदल जाता है। 3 घंटे में 250 टूथब्रश बेचने के बाद वे 500 चांदी के सिक्कों के लाभ से बेहद खुश हैं। और फिर कहानी पाठक को स्थानीय अर्थव्यवस्था से परिचित कराती है। 500 चांदी के सिक्के 5 सोने के सिक्कों के बराबर होंगे और कुछ गणना करने के बाद वह अपने पिता से कहता है कि अगर हर कोई मदद करे तो वे एक दिन में 3000 ब्रश बना सकते हैं। वह ये कहकर आगे कहता है कि अगर वे बेचें सब कुछ और लागत में कटौती करने के बाद उन्हें कुल 80 स्वर्ण सिक्कों का लाभ होगा, जो लोन शार्क को कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त होगा। घर लौटकर और अपने परिवार के साथ खबर साझा करना, उसकी माँ बेहद खुश है और हर कोई उत्पादन में एक साथ मदद करते हुए दिखाई देता है। परिवार का शत्रुतापूर्ण और दुखद माहौल, जिसे अध्याय 1 के दौरान पारिवारिक तर्क में प्रस्तुत किया गया था, अब मौजूद नहीं है। हर किसी को एक साथ देखा जा सकता है। आप एड को बेहतर भविष्य की उम्मीद के साथ माल के उत्पादन में मदद करते हैं, लेकिन अगली सुबह जब वे बाजार में लौटते हैं तो वे विश्वास नहीं कर सकते कि वे उनके सामने क्या देखते हैं। वे सड़क के किनारे स्टॉलों पर कई लोगों को उन्हीं टूथब्रश को बेचते हुए देखते हैं जिन्हें उन्होंने कुछ सुधारों के साथ बनाया था। व्यापारियों में से एक बताता है कि उसका ब्रश लोहे की कोर में सेट है, जो ब्रश को लकड़ी के मुकाबले 2 से 3 गुना अधिक समय तक टिकेगा। अपने हाथों को अपने चेहरे पर रखते हुए क्यों विलाप करता है कि उसका विचार चुरा लिया गया था, और उल्लेख करता है कि वह यह सोचता है कि वह पैसा कमाने के लिए क्या कर सकता है। वह अपनी पुरानी दुनिया से बिजली या यहाँ तक कि एक हथियार जैसी चीज़ें बनाने पर विचार करता है, लेकिन वह इन विचारों को छोड़ देता है क्योंकि कुछ जटिलताएं हैं जिन्हें वह जल्दी और आसानी से विकसित नहीं कर सकता था। उसकी बहन उसके विचारों को बाधित करती हुई दिखाई देती है और पूछती है कि क्या वह पानी नहीं लाने जा रहा था ताकि वह अपने बाल धो सके, जबकि वह पैसा कमाने के बारे में अधिक चिंतित लगता है। उसकी बहन अपनी उपस्थिति के बारे में चिंतित है, जिसके कारण उनके बीच एक छोटी सी बहस होती है। उसका भाई लड़ाई में बाधा डालता हुआ दिखाई देता है और अपना प्रशिक्षण शुरू करता है, जो एच के विचार में उन सभी समस्याओं को देखते हुए बेकार था जिनका वे सामना कर रहे थे।
येन अपने भाई हिक की ओर दौड़ती है और पूछती है कि क्या वह अभिनय नहीं कर रहा था। हमेशा से अलग उसकी बहन टिप्पणी करती है कि वह परिवार के लिए आवश्यक ब्रशों की संख्या की शीघ्रता से गणना करने में सक्षम था, जो उसे असामान्य लगा। हेक जवाब देता है कि वह भी आश्चर्यचकित था, लेकिन उनका भाई जीवन भर पढ़ता रहा था, इसीलिए यह कोई अप्रत्याशित बात नहीं थी। अपने भाई बहनों की बातचीत सुनकर उसे पता चलता है कि गणित ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे लोग जानते थे, और आश्चर्य करता है कि क्या यह उसके लिए एक प्रकार का कौशल हो सकता है। हम अपने नायक के पिछले जीवन में जो कुछ जानते थे उसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताते हैं, जैसे कि प्रौद्योगिकी का युग जिसने कई चीज़ों को सीखने की संभावना लाई, और इन चीज़ों को जानने मात्र से उसने अपनी बहन को पहले ही आश्चर्यचकित कर दिया, जिससे उसे लगा कि उस स्थान पर रहने वाले उसके पास एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होने की क्षमता हो सकती है। फिर वह एक छड़ी उठाता है और अपने सामने मिट्टी की ज़मीन पर भोजन करता है और अपने दो भाई बहनों से अनुमति मांगता है, क्योंकि वह ज़मीन पर कुछ लिखना शुरू कर देता है। वह इस बारे में सोचना शुरू कर देता है। छौ परिवार उसके पिता पूरी तरह से समझ नहीं पाए। प्रस्ताव पूछता है कि वह किस तरह की बकवास कर रहा था। वह समझाता है कि उसके पास कुछ विचार थे और वह उन्हें क्रियान्वित करने की योजना बना रहा था। सम पूछता है कि विचार क्या थे। टिप्पणी में कहा गया कि अनुभव की कमी और आवश्यक लोहार के कारण फोर्ज को एक बच्चे द्वारा संचालित नहीं किया जा सकता था। फिर स्पिरिट एच अपने पिता से पूछता है कि वह इस तरह से कितने समय तक जीवित रह सकता है। उसके पिता आश्चर्य से प्रश्न का उत्तर देते हैं। अपने बेटे को हाथ में हथौड़ा लिए बैठे हुए देखते हैं। लकड़ी के लट्ठे पर वह अपने तर्क को जारी रखता है और अपने पिता से पूछता है कि यदि कोई अकेला शार्क उसके हाथ को काटने आए तो वह क्या करेगा, क्योंकि उसने कर्ज लिया था। इससे पिता थोड़ा क्रोधित हो जाता है और क्रोध के भाव के साथ खड़ा हो जाता है, लेकिन उसका बेटा जारी रखता है। वह अपने पिता द्वारा उस कार्यशाला में किए गए सभी लागतों का विश्लेषण करता है, जैसे उपकरण और निहाई। वह अपने पिता की अच्छी प्रतिष्ठा पर भी टिप्पणी करता है और कहता है कि यह संपार्श्विक के रूप में काम कर सकता है, यह पूछते हुए कि क्या वह कभी भी एक लोहार के रूप में 300 चांदी के सिक्के इकट्ठा नहीं कर सकता था। हम देखते हैं कि जल्द ही वह और भी क्रोधित हो जाता है। एच कहता है कि चाहे पैसा कहीं से भी आए, वह भविष्य में अपने पिता को 3 गुना चुकाने में सक्षम होगा। उसके पिता ने अपने बेटे से एक अलग दुनिया के दृष्टिकोण का खुलासा किया, यहाँ तक कि अपने बेटे के अपने पिता के साथ बातचीत करने की कोशिश करने के लिए उसके नैतिकता पर सवाल उठाया। उसने अपने बेटे से कुछ सवाल पूछे और अपने दाहिने हाथ को फोर्ज हथौड़ा से उठाया, जैसे कि वह उसे मारने जा रहा था। लेकिन हमें आश्चर्य हुआ कि वह बिना किसी डर के एक आत्मविश्वासपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ अपने पिता को ठंडे रूप से देख रहा था। इससे उसके पिता ने और भी अधिक सोचने के लिए मजबूर किया कि बीमार पड़ने के बाद वह वास्तव में कितना अलग था। यह सोचकर कि क्या नई योजना टूथब्रश के समान थी, वह अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है और आह भरता है। अपने बेटे से अपने विचार के स्पष्टीकरण के साथ जारी रखने के लिए कहता है और किसानों को लोहे के हल बेचकर वर्तमान बाजार मूल्य में 30% की कमी कर दी, जिससे उसके पिता को यह विचार नापसंद हो गया। सू ने बताया कि एक लोहे के हल को बनाने में औसतन 15 दिन लगते हैं, और हम उसकी व्याख्या जारी रखते हैं। वह अपने पिता से पूछता है कि क्या वह 4 या 5 दिनों में सिल्लियों वाला लोहे का हल बना सकता है। जल्द ही कहता है कि कम समय में और कम पैसे में ऐसा करना असंभव है, क्योंकि उसका वेतन 10 चांदी के सिक्के प्रतिदिन था और 4 दिन में कुल मिलाकर 40 सिक्के होते। हम नायक को यह समझाते हुए देखते हैं वह शुरू में 20 लोगों को काम पर रखना चाहता था, जबकि उसके पिता प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। हम देखते हैं कि कुछ भूमिकाएं जो बनाने की आवश्यकता होगी, जैसे कि चारकोल बर्नर और उसके श्रमिकों के लिए शिफ्ट कैसे संचालित होगी। उन्होंने कुछ प्रारंभिक विवरणों पर चर्चा की कि क्या करने की आवश्यकता है और प्रत्येक भूमिका के लिए शिफ्ट क्या होगी, और हम देख सकते हैं कि उसके पिता ने अपना मन बदलना शुरू कर दिया है। जो अवास्तविक लग रहा था वह जल्द ही समझ में आने लगा। जो नाराज होने के बजाय अब विचारशील दिखाई दिए, अपने बेटे को यह बताते हुए कि सब कुछ कैसे काम करेगा। अंत में अंतिम आवश्यक भूमिका की व्याख्या करते हुए, जो कि स्मेल्टर होगी,
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वह अभी प्रमोशन और छूट की पेशकश करके सब कुछ बेचेंगे। प्रत्येक आर के पास अलग अलग राशि के साथ दैनिक मजदूरी होगी, और यदि सब कुछ योजन जो अंततः एक लोहार के रूप में काम जारी रखने के बदले में प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं, वे एक समझौता करते हैं और अध्याय जारी रहता है जो हमें औद्योगिक क्रांति के आधार पर हमारी नई कार्यप्रणाली दिखाता है। हम एक पैनल देखते हैं जिसमें पिछले विश्व से उत्पादन लाइनों पर काम कर रहे कुछ लोग दिखाई देते हैं। उसके बाद वर्तमान दुनिया के एक शहर का ओवरहेड दृश्य दिखाई देता है। छवि को झूम इन करते हैं और हम एच और उसके पिता को गंदगी वाली सड़क पर चलते हुए देख सकते हैं। उनके पीछे नीले रंग के लबादे में एक आदमी है, उनके पीछे एक और आदमी है, लाल वर्दी में दो गार्ड, और आगे हाथ की स्थिति में वे प्रवेश द्वार की ओर बढ़ते हैं। जबकि हम शांत लग रहे थे और कुछ जूते खरीदने के बारे में सोच रहे थे जो उसके पैरों को जल्दी चोट नहीं पहुंचाएंगे। उसके बगल में कोई व्यक्ति किसी कारण से घबरा गया था और जगह को घूरते हुए स्थिर खड़ा था। उससे पूछा कि उसने चलना क्यों बंद कर दिया, और यह कहना जारी रखा कि यदि वह इससे डरता है तो शिल्पकार की आत्मा का होना बेकार है। एक गार्ड ने उन्हें पंक्ति में आने के लिए कहा, उसका धन्यवाद किया और चलते रहा, जबकि वह गार्ड से शुरू करते हुए जगह का विश्लेषण करना शुरू करता है। उन्हें एक पंक्ति मिलती है जो उनके गंतव्य के लिए लगती है। हमारे नायक ने जो देखा उससे ऐसा लगता है कि लोग किसी कारण से अपनी संतुष्टि को नहीं छोड़ रहे हैं। यह उसकी बारी है, और उसने अपने पिता से कहा जो स्थिति से डरे हुए थे कि वे जल्द ही बाहर प्रतीक्षा करें, अपने बेटे का धन्यवाद करें। और हम कहानी को जारी रखते हुए देखते हैं कि वह अंदर जगह में प्रवेश कर रहा है। हम केंद्र में पीले वस्त्र में एक आदमी को देखते हैं जो दूसरों से अलग है। उसके सामने किसी प्रकार का दस्तावेज है और उसके हाथ में एक कलम है। पीले रंग के आदमी का नाम लेजोनजा था। वह क्यू को देखता कि यदि वह ऐसा करता है तो उसे भविष्य में इसका बहुत पछतावा होगा। किसी तरह उस आदमी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हुए जॉन जे पूछता है कि उसका शुरुआती बिंदु क्या था। वह अपना परिचय उस आदमी से देता है और कहता है कि वह जो कबीले की ओर से वहाँ है। जॉन और जा फिर गुस्से में मेज पर पटक देते हैं और पूछते हैं कि क्या उनके सामने वाला आदमी फायर ड्रैगन नामक प्रतिद्वंद्वी व्यापारी समूह को हीन भावना से देख रहा है। उसके शब्दों का क्या औचित्य है, और वे एक बैठक के साथ आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि हमारा नायक अपने प्रस्ताव को समझाने के लिए अपनी जैकेट से लाल किताब निकालता है। वह कुछ गारंटी का प्रस्ताव करना शुरू करता है जिसमें उसके परिवार की सामग्री और संपत्तियां शामिल हैं, आरण को सुरक्षित करने के लिए जो कुल 150 सिक्के हैं। जॉन जे उसे यह समझाने के लिए कहता है कि अनुरोध किए गए 300 में से अन्य 150 के लिए क्या गारंटी होगी, और वह अपने परिवार के जीवन को संपार्श्विक के रूप में उपयोग करता है। आदमी हूँ ने जो कुछ कहा उससे हैरान है, लेकिन वह उन्हें काले बाजार के माध्यम से मानव तस्करी में बेचने के अपने विचार को समझाना जारी रखता है। यह कहकर वह अंततः उस आदमी का ध्यान आकर्षित करता है जो यह महसूस करना शुरू कर देता है कि अपनी अनुनय योजना के साथ वह उस आदमी को उस पढ़ी हुई पुस्तक में निहित विचारों को दिखाता है जिसे उसने पहले निकाला था। जेन और जे गुस्से से प्रस्ताव पर विचार करना शुरू करते हैं, जबकि एचओए कहता है कि यदि वह प्रस्ताव को अस्वीकार करता है तो वह किसी अन्य प्रतिद्वंद्वी व्यापारी के पास जाएगा। जॉन जी उसके बातचीत कौशल से आश्चर्यचकित होते हैं और अपने जनरल को तुरंत 1000 चांदी के सिक्के लाने का आदेश देते हैं। फिर वह समझाते हैं कि अपने परिवार को गुलामों के रूप में बेचना उनके जीवन की कीमत होगी, आगे यह समझाते हुए कि यदि वह पैसे नहीं चुकाता है तो उसे बेच दिया जाएगा। हान अपनी किताब एक तरफ रख देता है, और जबकि जॉन जे धमकी भरे लहजे में कुछ और चीजें कहता है, हाँ, अपने पिता को छोड़ देता है। फिर पूछता है कि अगला कदम क्या है, और उसका बेटा जवाब देता है कि उनके घर के सामने नौकरी के उद्घाटन के साथ पहले से ही एक साइन बोर्ड लगा दिया गया है, यह देखने के लिए कि कितने लोग रुचि रखते हैं। इस साइन को देखने वह अपनी नौकरी में प्रबंधन और व्यवसाय शुरू करने का सपना देखता था। एक दिन वह भीड़ के सामने अपना परिचय देता है और समझाना शुरू करता है कि काम कब शुरू होगा, और उसने अपने कर्मचारियों के लिए जो अनुबंध तैयार किया है, वह लोगों को समझाना शुरू करता है कि अनुबंध के साथ वे क्या कर सकते हैं, और उनमें से कुछ इतनी अधिक जानकारी से भ्रमित लगते हैं। एच अपना भाषण जारी रखता है और उन्हें वेतन के बारे में जानकारी देता है कि अगर वे अधिक काम करते हैं तो उन्हें बोनस मिलने की संभावना है,
उन्होंने साप्ताहिक भुगतान वाली छुट्टी का भी उल्लेख किया और इसे यह कहकर उचित ठहराया कि लोगों को और अधिक प्रभावित करने के लिए सभी को आराम की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अगर वे 30 किलो वजन बढ़ाते हैं और दैनिक लक्ष्य को पूरा करते हैं तो उन्हें 50% प्रदर्शन बोनस मिलेगा। और उन्होंने कहा कि साप्ताहिक छुट्टी के अलावा उनके पास मासिक छुट्टी भी होगी और अगर उन्होंने अपनी छुट्टी के दिन काम करने का फैसला किया तो उन्हें दोगुना भुगतान किया जाएगा। बिना छुट्टी लिए उसे अगले साल के लिए 5 दिन की छुट्टी मिल जाती थी। वहां मौजूद हर कोई सुनकर हैरान रह गया और इसी बीच हमारा नायक अपनी एक पुरानी नौकरी को याद करता है। वह उस सिस्टम के बारे में बताता है जिसका वह इस्तेमाल कर रहा है और नौकरी में रुचि रखने वाले लोगों से गोपनीयता बनाए रखने के लिए कहता है। अगर लोग इस समझौते को तोड़ते हैं तो उन्हें कंपनी से निकाल दिया जाएगा। अंत में भीड़ ने उस अनुबंध की हर बात पर सहमति जताई जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। वह लोगों को नौकरी का प्रशिक्षण देने के लिए अलग करना शुरू करता है और यह सुनिश्चित करता है कि अगर वे एक दिन भी काम करें तो भी उन्हें भुगतान किया जाएगा। अपने कर्मचारी के साथ समझौता होने के बाद वह अपनी योजना को क्रियान्वित करता है, जबकि उसके पिता इस बात से चिढ़ते हैं कि लोग चीज़ों को यथासंभव सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। अगले पैनल में हम व्यवहार में बदलाव देख सकते हैं। वह अधिक विनम्र दृष्टिकोण अपनाता है। वह अपने शब्दों का अधिक सावधानी से इस्तेमाल करते हुए अपने कर्मचारियों की प्रशंसा करता है। जाहिर तौर पर उसके बेटे ने उसे कुछ संचार तकनीक सिखाई थी जिससे गू को उस व्यक्ति पर गर्व महसूस होता है जिसने उसे सीखा था। वह अपने पिता से उत्पादन धीरे धीरे शुरू करने के बारे में बात करने के लिए कहता है, लेकिन वह उसे बताता है कि उस समय यह असंभव होगा। जल्द ही वह गुस्से से अपना चेहरा बदल लेता है और समझाता है कि सामग्री की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी। उसका बेटा कहता है कि अगर वे ऐसा करते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी। आदर्श से थोड़ा नीचे थे, लेकिन वह शिकायत करते हुए कहते हैं कि वे अभी तक वांछित गुणवत्ता के आधे तक भी नहीं पहुंचे हैं। केयू का कहना है कि उन्हें 20 तारीख को वेतन देने के लिए पैसे की ज़रूरत है और अपने पिता को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए दबाव डालने की कोशिश करते हैं। सब कुछ सुनने के बाद उनके पिता प्रशिक्षण खत्म करने के लिए 3 और दिन मांगते हैं और एच कहते हैं कि यह अंतिम समय सीमा होगी। 3 दिन बाद हम एक अधिक कुशल उत्पादन लाइन देख सकते हैं। इस बार लोहे के साथ सामग्री बनाने की पूरी प्रक्रिया पूरी हो रही है। यह देखकर कि उन्होंने क्या बनाया है, उनके पिता अपने बेटे को देखकर हैरान हैं, जो यह सब सोचने में सक्षम था। हम उनके पिता के कुछ दृश्यों को देखते हैं जो वे पहले करते थे और उसी कार्य पर अकेले बिताए समय को याद करते हैं। फिर पहला आइटम समाप्त हो जाता है, जिससे उनके पिता रोते हैं। इसे काम करते हुए देखकर, जीवन के खोए वर्षों को याद करते हुए, वह अपने बेटे से इसके बारे में बात करना शुरू कर देते। अब एच कई जोड़ी जूतों के साथ एक स्थान पर दिखाई देता है और उसके हाथ में एक काला बैग दिखाई देता है, जैसे कि वह चल रहा हो। हम उसके आगे वर्कशॉप मैनेजर ल्यूसन को देखते हैं। दैनिक रिपोर्ट के साथ हम देखते हैं कि कंपनी के पास अब एक से अधिक भवन हैं जहां सामग्री का उत्पादन किया जाता है और प्रदर्शन मूल्यांकन अभी भी किए जा रहे हैं। वे कंपनी के प्रबंधन पर चर्चा करना शुरू करते हैं, जबकि हम वर्तमान कार्य क्षेत्र की दीवार को पुनर्गठित करते हुए देख सकते हैं, जो कबीले की कार्यशाला को 3 मंडपों में विभाजित किया गया है। मंडप में दिनों में हमें सबसे कुशल और अनुभवी कर्मचारी मिले, जिन्होंने सोन मंडप में बड़े और अधिक जटिल उत्पादों को संभाला था। वहां नए भर्ती हुए लोग थे जिन्होंने गिजेन नामक एक नवनिर्मित मंडप में सरल और छोटी सामग्री के उत्पादन का ध्यान रखा था, जहां वे कुछ वस्तुओं और परिवहन के साधनों जैसे गाड़ी और लोहे के पहिए का उत्पादन कर रहे थे। अब हम प्रबंधक ली को एच को सूचित करते हुए देखते हैं कि एक अतिथि 2 घंटे पहले आया था और उसका काम खत्म होने का इंतजार कर रहा था। हमारा नायक कहता है कि उसे पहले सूचित किया जाना चाहिए था और वह उस स्थान पर जाता है जहां हम जॉन जी को बैठे और अपनी चाय का आनंद लेते हुए देखते। बातचीत में हम मौजूदा स्थिति को उलटते हुए देखते हैं, जहां हाँ अब उस व्यक्ति से चांदी के सिक्के मांग रहा है जिसने उसे अपना पहला आरण दिया था। भुगतान किया गया और हाथ में सिक्कों का बैग था। और तुच्छ मामलों के बारे में कुछ और बातचीत करने के बाद हम देखते हैं कि उन्होंने अंततः व्यापार के बारे में बात करने का फैसला किया। जंग प्रायोजकों के साथ एक समस्या के बारे में पूछता है जो अभी भी मौजूद हैं
और दीवार यह कहकर जवाब देती है कि उसे इस मामले के बारे में थोड़ा और सोचने की ज़रूरत है। उसने पूछा कि उसके पास समय की कमी के कारण सावधान रहना होगा और वह अग्नि ड्रैगन मर्चेंट के नाम का हमेशा के लिए उपयोग नहीं कर सकता है। वह समझाना शुरू करता है कि सीएच कबीले का व्यवसाय कैसे बढ़ गया था और लोगों को अंततः पता चल जाएगा कि वे आपूर्तिकर्ता थे। वह अधिकारियों की रेटिंग और पूछताछ की संभावना के बारे में चिंतित है। वह अपनी सस्ती सामग्री की वजह से जोंगजो को बताता है कि भविष्य में कबीले के साथ व्यापार करने पर उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, उसे यह कहकर शांत करने की कोशिश करता है कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन उसके शब्द उस आदमी को समझाने के लिए काफ़ी नहीं थे। फिर डब्ल्यू अपनी लाल नोटबुक निकालता है जो लीन जा को परेशान करती है और बोलना शुरू करती है। वह समझाता है कि उसकी व्यापारियों के एक अन्य समूह के साथ बैठक हुई थी, जिन्होंने उसे रेशमी लाइन के जूतों की एक जोड़ी उपहार में दी थी। उन्होंने हाह को एक व्यापारिक प्रस्ताव देने की भी कोशिश की थी, जो कल्पना करने की कोशिश करता है कि वे ऐसा क्यों चाहते हैं। जैसे ही एक्स बोलता है, जा उसके हाथ से नोटबुक। वह पहले से ही सोच चुका है कि इसके बारे में क्या करना है। जो जोआन जा को आश्चर्यचकित करता है, वे बैंग नामक एक भगवान का उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि वह उनके पक्ष में एक अच्छा समर्थक होगा, लेकिन सिर्फ एक कार्यशाला उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। फिर हा ने सिर्फ 1 महीने में अपने लाभ का खुलासा किया, जिसने एक बार फिर जॉन जय को आश्चर्यचकित कर दिया, जो हमारे नायक द्वारा कहे गए हर वाक्य से चकित लगता है। वह यह उल्लेख करके जारी रखता है कि उसका असली डर उन लोगों से निपटना है जो चौक कबीले के फोर्स को नीचे लाने का इरादा रखते हैं। फिर वह हमें लौह रक्त समूह के बारे में बताता है, जिसके पास बिना किसी निशान छोड़े और शाही कानून से मुक्त अपने दुश्मनों को खत्म करने के संसाधन थे। जो जॉन जा को अपना अंतिम निर्णय बताते समय अपनी उंगलियों को अपनी मेज पर चाय में डुबोता है। वह शाही परिवार के जनरल कुलों के शिष्यों से भरे समूह के बारे में बात एनी को अपना नया प्रायोजक बनाने के बारे में हम देख सकते हैं कि कुछ बिखरे हुए वाक्यांश अगली छवि को फ्रेम करते हैं कि नायक का वास्तविक लक्ष्य पूर्ण प्रभुत्व है। जे की कुर्सी फर्श पर गिर जाती है क्योंकि वह इसे पीछे धकेलता है और जो उसने सुना उस पर अविश्वास में खड़ा होकर पूछता है कि क्या यह वास्तव में संभव था। हम कुछ दिन पहले के एक दृश्य में जाते हैं जहां हम जंग बोंग सिटी हॉल में इन्हू के केंद्र में सांग जुई को पाते हैं, जहां कुछ तलवारबाज बात करते हुए दिखाई देते हैं। एच उस स्थान पर पहुंचता है और एक सफ़ेद बाल वाले आदमी से पूछता है कि क्या हो रहा था, जो एक लड़ाई के पीछे का कारण बताता है। जो लाल वस्त्र में एक तलवारबाज ने एक वेश्यालय पर कब्जा करने के लक्ष्य के साथ लड़ाई की घोषणा की। एच अब इस दुनिया में पहली असली तलवार लड़ाई देख रहा है, जो उसके पिछले युद्ध के विपरीत थी। दो लड़ाके जोर से भीड़ की राय के बारे में कि क्या हो रहा था, यह देखते हुए कि वे इस लड़ाई से प्रभावित नहीं थे। वह अपना ध्यान वापस लड़ाई की ओर मोड़ता है जो सफ़ेद कपड़े पहने तलवारबाज के साथ जारी रहती है। अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर कूदता है और हवा में नीचे की ओर वार करता है और ज़मीन पर उतरता है। वह लाल रंग के तलवारबाज की गर्दन पर निशाना साधते हुए दूसरी तलवार के साथ फर्श पर घूमते हुए अपना हमला जारी रखता है। उन्हें एक तीसरे व्यक्ति द्वारा बाधित किया जाता है, जिससे दोनों लड़ाके अपने नए प्रतिद्वंद्वी का बेहतर आकलन करने के लिए थोड़ा पीछे हट जाते हैं। सफ़ेद कपड़े पहने तलवारबाज कौन है जो उस पर अपमान करना शुरू कर देता है। फिर हम एक नीले रंग की वर्दी में एक आदमी को देखते हैं, जिसके सिर पर एक रूमाल है जो दोनों को गायब होने के लिए कहता है, जिसका वे तुरंत पालन करते हैं। एच इन सब से और भी अधिक प्रभावित होता है, यह महसूस करते हुए कि उसे अपनी तरफ उस स्थान की कितनी आवश्यकता थी। हम एक नए पैनल पर लौटते हैं जहां हम एच और जेन इतने कम समय में इतना बढ़ जाता है कि वह यह भी पूछता है कि अगर होए सफल होता है तो आप उसके पुराने साथी को मत भूलना, और एक दोस्ताना लहजे में पूछता है कि क्या उसे इसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा कि जंग जा चला जाता है। वह स्थान एच को विदाई दे रहा है, जो उसे सुरक्षित वापसी की शुभकामनाएं देता है। एच को लौटते देख कोई उसे सूचित करता है कि फोर्ज का प्रभारी व्यक्ति उससे मिलना चाहता था, क्योंकि प्रभारी व्यक्ति उसके पिता थे। वह यह जानने के लिए उत्सुक हो गया कि मामला क्या है या कुछ हुआ था। जब वह पहुंचा तो वह घुटने टेक गया और हम उसके पिता को बगल के दरवाजे से प्रवेश करते हुए देखते हैं। उसके हाथों में कुछ है
जो उसे घुटने टेकने के लिए कह रहा है। वह अपने बेटे के सामने एक बैंगनी बॉक्स के साथ घुटने टेकता है, जिससे सीओए हर चीज़ के बारे में उत्सुक हो जाता है। वह समझाता है कि यह एक प्राचीन वस्तु है जो उनके कबीले में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, और यह एक अलौकिक वस्तु है जो कुलपति छुआंग दीक की थी। हालांकि उसके पिता इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। वह कहते हैं कि उनके परिवार के कबीले के पूर्वजों में से एक वस्तु कबीले के अगले प्रतिनिधि को दी जानी थी। जल्द ही वह कहता है कि आज जब उसके पिता अपना बायां हाथ उस बैंगनी बक्से पर रखते हैं जिसमें अब वह वस्तु है जो नायक को विरासत में मिली थी, तो वह बाधित होता है। एच को आश्चर्य होता है कि क्या यह डेजा वू था, क्योंकि उसके पिछले जीवन में उसके पिता ने भी वही वस्तु उसे दी थी। उसके पिता उसे उस वस्तु को हमेशा अपने पास रखने के लिए कहते हैं, जो एक हार लगती है, जब तक कि वह इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए आगे ले जाने वाला अगला व्यक्ति न ढूंढ ले। यह उन लोगों का मिशन है जिन्होंने उस समय आकाशीय क्रिम्सन जेड प्राप्त किया है, जो यह महसूस करता है कि उसके साथ क्या हुआ, और वह एक पूर्वज के साथ शरीर की अदला बदली करने में कैसे कामयाब रहा। हम देख सकते हैं कि हार बोलना शुरू कर रहा है, जबकि इसके चारों ओर एक ओरा सर्पिल है। ऐसा लगता है कि एक से अधिक आवाज़ें बोल रही हैं, जैसा कि हम हार के अगले वाहक के बारे में बातचीत के साक्षी हैं। क्वॉट यह सुनकर चौंक जाता है और पूछता है। उसके पिता ने पूछा कि क्या क्रिम्सन जेड बात कर सकता है। ये सुनकर वस्तु ने पूछा कि क्या वह व्यक्ति उन्हें सुन सकता है और यह कैसे संभव हो सकता है। ये महसूस करते हुए कि वे बातचीत कर सकते हैं, वे आनंदित हुए, जबकि उनके पिता खड़े हुए और कहने लगे कि उन्होंने पहले भी यह अजीब सपना देखा था। उन्होंने अपने बेटे को चेतावनी दी थी कि वस्तु साधारण नहीं थी और आपको अपने दिल में तैयार रहना चाहिए, जिससे आप उनकी सलाह का पालन करेंगे। वह वापस रत्न की ओर देखता है, जो हा को चुप रहने के लिए कहता है, क्योंकि हम एक आदमी को पूरी तरह से बैंगनी वर्णक्रमीय आभा और लाल आंखों के साथ देखते हैं। यह ए उसके सामने प्रकट होता है और गुस्से से उसका नाम पूछता है। एच थोड़ा डरा हुआ अपने नाम के साथ जवाब देता है, बैंगनी आभा। ये कहना जारी रखती है कि अगर यह व्यक्ति उन्हें सुन सकता है, तो इसका मतलब है कि उसकी आत्मा की ऊर्जा उसके वंशजों के साथ संरेखित हुई थी। एच बैंगनी रंग को नहीं समझ पाया। स्पेक्टर ने बताया कि आकाशीय क्रिम्सन जेड का आशीर्वाद प्राप्त करने से महान क्षमताएं प्राप्त होंगी, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद डेसी उस वस्तु से बंध जाएगी। जब हा का जीवन स्पेक्टर्स से जुड़ा होगा, तो यह एक डोरी से बंधी होगी। हालांकि ऐसा लगता है कि उसके शरीर पर वह नहीं थी। जिज्ञासु हमारा नायक पूछता है कि क्या उसे क्षमताएं प्राप्त होंगी, और उसे बताया जाता है कि किसी प्रकार की क्षमता प्राप्त करना तुरंत सामान्य होगा। स्पेक्टर कहना जारी रखता है कि इस राग के बिना किसी के लिए अपनी आत्मा को अपने कबीले के वंशजों के साथ जोड़ना समझ में नहीं आता। वह पूछता है कि वे किस प्रकार की क्षमताएं हो सकती हैं, और आभा जवाब देती है कि यह उसकी इच्छाओं के आधार पर भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप जीवन के सिद्धांतों की तलाश करने वाले केन हैं, तो वह आरशी बनने के लिए पूर्ति की बिजली से मारा जाएगा। लेकिन हाँ, फिर कहता है कि उसे ऐसा कोई आशीर्वाद, एच को कुछ खास वादे करते हुए एच अपने जीवन में किसी ऐसे क्षण को याद करने की कोशिश करता है। सोचता है कि क्या उसे उन्हें बता देना चाहिए कि वह वास्तव में पुनर्जन्म है। इस बात पर विचार करने के बाद कि क्या क्रिम्सन जेड के भीतर की आवाज़ों को उसके पुनर्जन्म के बारे में बताना है या नहीं, वह अंततः सब कुछ प्रकट करने का निर्णय लेता है। सिलहुटों में से एक को आश्चर्य होता है कि वह अपने पूर्वजों पर क्यों संदिग्ध था, जो नायक को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। फिर वे उसे सूचित करते हैं कि वे अब केवल आत्माओं के रूप में मौजूद हैं, इसलिए उनके पास भौतिक दुनिया में अपनी शक्तियों को प्रदर्शित करने की कोई क्षमता या इरादा नहीं है। वे आपस में एक निश्चित विश्वास स्थापित करते हैं, इस नई स्थिति के प्रति पूर्ण खुलापन दिखाते हैं। आखिरकार वे सभी उसके परिवार का हिस्सा थे। फिर हा को विश्वास हो जाता है और वह उन्हें बताता है कि वह कौन है और कहाँ से आया है, जिससे सिलहुट्स और भी अधिक आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जो हुआ उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। सिलहुट्स हार के अंदर वापस लौट आते हैं, क्योंकि पिछला वातावरण फीका पड़ जाता है और सब कुछ फिर से सामान्य हो जाता है। हम देखते हैं कि नायक जो हुआ था उस पर विचार कर रहा है, लेकिन वह जल्दी ही अपने बड़े भाई के आगमन से बाधित होता है, जो एक यात्रा पर जाने के लिए उत्साहित है।
चुप्पी के एक पल के बाद एच अपने भाई की यात्रा की उम्मीदों को यह कहकर तोड़ देता है कि वास्तव में वह यात्रा नहीं कर सकता है। भाइयों के बीच बातचीत एच के साथ जारी रहती है कि वह केवल अवकाश के लिए नहीं जा रहा है और उसका भाई यात्रा के दौरान अच्छे व्यवहार का वादा करता है। वह साथ जाने की अनुमति मांगता है, लेकिन एच यात्रा के विषय से उसका ध्यान हटाने के लिए कुछ कहने से इनकार कर देता है। शुरू में उसका भाई इसके लिए मान जाता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि हॉल विषय बदलने की कोशिश कर रहा था। यह एक बार है, और हम देख सकते हैं कि इस वजह से समय के साथ यह चरित्र कैसे बड़ा हुआ है। एस पूछता है कि क्या वह कम से कम चुप रहेगा, और हुक पुष्टि करता है कि वह चुप रहेगा। एच को उसे साथ ले जाने के लिए सहमत होने के लिए प्रेरित करता है। इसी बीच हम एक छाया को आते हुए देखते हैं, हाँ, उसे सूचित करते हुए कि सशस्त्र लोगों की भीड़ उनकी ओर आ रही थी। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी दरवाजे को लात मारकर खोल रहा है। उसके पीछे कुछ लोग अपने औजारों को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। कबीले के नेता एच भीड़ के सामने खुद को उस कबीले के नेता के रूप में पेश करता है, जबकि वहां मौजूद सभी लोगों से अपमान और धमकियां सुन रहा है। वह पूछता है कि वे उससे नाराज क्यों थे, और एक बूढ़ा आदमी कहता है कि व्यापार में नैतिक कोड होते हैं, जिससे नायक हंसता है। क्यों पूछें कि वे कितने समय नैतिकता के कारण लोग उसे बिना कुछ किए अपने से अधिक लाभ कमाते और कम कीमत पर बेचते देखते थे। साथ ही वह पहले से क्रोधित लोगों का ध्यान आकर्षित करता था। वह उनकी जिज्ञासा को बढ़ाता था और उन्हें कुछ दिखाने के लिए अपने वर्कशॉप में ले जाता था। उसने जो उत्पादन लाइनें स्थापित की थीं, उन्हें देखकर उनके मन में संदेह भर जाता था, और वे जो देख रहे थे उस पर सवाल उठाते थे। अपनी श्रेष्ठता को सभी के सामने स्पष्ट करते हुए वह एक बार फिर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपनी तर्क शक्ति का उपयोग करना शुरू कर देता है। वह कहता है कि कुछ ऐसा है जो हमेशा के लिए एनु की छाया में नहीं रहेगा, जो लोगों को मोहित करना शुरू कर देता है। तक लोगों के बीच, और यहाँ वह राजा की आलोचना करना शुरू कर देता है, जिसे उसने पहले अपना सहयोगी बनाने का फैसला किया था, और स्थानीय निवासियों का विश्वास जीतने का प्रयास करता है। जो पीड़ित थे, वह उस स्थान के इतिहास का थोड़ा सा उल्लेख करता है जहाँ वे लोग रह रहे थे, उन्हें उन विचारों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है जो वह प्रस्तुत कर रहा था। फिर अचानक उम्मीद में बदलाव के साथ वह एक बार फिर खुद पर ध्यान आकर्षित करता है। वह समझाता है कि अगले कदम उठाने के लिए क्या करने की जरूरत है। सभी को उसके साथ एकजुट होने और एक साथ मजबूत होने के लिए कहता है। वह सभी को अपने श्रमिकों का शिक्षक बनने के लिए आमंत्रित करता है और कहता है कि उन्हें अब एक कार्यशाला की भूमिकाओं में काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। वह अपने पिता को अपने पास खींचता है और उन्हें एक कबीले के मालिक के रूप में पेश करता है, और कहता है कि वह अकेले ही काम पर पुरुषों की देखरेख करने के लिए जिम्मेदार था। वह अपने प्रस्तावों को प्रस्तुत करना शुरू करता है, जो उन्हें प्राप्त होने वाले लाभों और सभी विवरणों पर प्रकाश डालते हैं जो भीड़ के लिए फायदेमंद लगेंगे। इस बीच वह एक जगह की ओर चलता है जहां कुछ भूरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। इसे अपने नए समाधान के रूप में प्रस्तुत करते हुए कपड़े के नीचे नई अनुकार्यशाला के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। लेकिन यह केवल तभी होगा जब वे उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे, जिससे सभी उत्साहित हो गए। जब उन्होंने सहमति व्यक्त की, वह अपने पिता से पूछता है। पिता ने बड़ों की भूमिकाओं का सारांश देते हुए अपना दोस्ताना मुखौटा उतार दिया। अब हम उन्हें अधिक शत्रुतापूर्ण अभिव्यक्ति के साथ देखते हैं और कहते हैं कि इसे शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण या एम एंडा कहा जाता है। वह एक नए पैनल में दूसरे स्थान पर ली के पास जाते हैं और वे शीघ्र ही बातचीत शुरू करते हैं, जबकि वह उनसे अपने आधे श्रमिकों को दूसरे मंडप में ले जाने के लिए कहते हैं। जबकि उनके प्रबंधक पूछते हैं कि क्या वह अंततः गाड़ी विकसित करने की योजना बना रहे हैं, नायक कहता है कि वह बिल्कुल सही है और कुछ और अधिक तकनीकी रूप से उन्नत बनाने की अपनी योजना के बारे में बताता है, जो अभी तक अस्तित्व में नहीं है और उस दुनिया में प्रयोज्य है, क्योंकि वे बातचीत को समाप्त करते हैं। वह यह भी पूछता है कि एच में अगले दिन की यात्रा के लिए सब कुछ तैयार हो, लेकिन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि उसके प्रबंधक के भरोसेमंद होने की वजह से सब कुछ पहले से ही तैयार था। उसने पूछा कि उसका मालिक कितने समय के लिए दूर रहेगा, और मालिक ने जवाब दिया
कि उसके पास लौटने की कोई तय तारीख नहीं है, क्योंकि उसे अपना लक्ष्य हासिल करने की ज़रूरत है। उसने उन फैसलों के बारे में पूछा जो उसकी अनुपस्थिति में लिए जाने की ज़रूरत होगी, लेकिन हाँ कहता है कि एक किताब है जिसमें कुछ समस्याएं हैं जो सामने आ सकती हैं। उसने ली को किताब पढ़ने की अनुमति दी, और हम देखते हैं कि दिन बीत जाता है जब तक कि प्रस्थान का समय नहीं हो जाता। हम अब एच और एच को एक साथ सड़क पर अपने घोड़ों पर बैठे हुए देखते हैं, जिसमें हुआ परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जानवरों के साथ संघर्ष कर रहा है। उसके भाई ने अपने हाथों में अपनी डायरी के समान ही एक डायरी पकड़ी है, लेकिन रंग में गहरा है, जो पिछले 1000 वर्षों से मिरम उपयोगकर्ताओं का रिकॉर्ड था। वेंट ने कहा कि वह विश्वास नहीं कर सकता कि वह वास्तव में उसका भाई था, वह भाई जिसे उसने निर्दोष कहा था। और नेव ने कुछ स्थितियों को याद करना शुरू कर दिया जिन्होंने उसका ध्यान खींचा, लेकिन सब कुछ के बावजूद, भले ही वह बहुत सक्षम था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह उससे कमतर था। अपने भाई की बात सुनने के बाद जुआन आश्चर्यचकित है कि यह बातचीत हो रही है, और अपने भाई की पहली बार प्रशंसा करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि उसने बहुत प्रशिक्षण लिया है। फिर हेप एक पुरानी स्थिति को याद करना शुरू करता है जो उनके परिवार के साथ हुई थी, जिसमें उनके पिता को कुछ डाकुओं द्वारा पीटा गया था। वह एच और उनके पिता दोनों की रक्षा करना चाहता था, लेकिन डर के कारण उसने कुछ नहीं किया। लेकिन यह कहकर कि अगली बार तुम मदद करोगे और किसी को चोट नहीं पहुंचेगी, यह एक सकारात्मक वाक्यांश है जो उसे भाइयों के बीच एक मार्मिक दृश्य के साथ अपने लक्ष्य का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हम क्रिम्सन जेड के साथ एक पैनल में जाते हैं जो लड़के की तीखी जीभ और उसकी क्षमताओं पर चर्चा कर रहे हैं। क्रिम्सन जेड खुद से बात करना जारी रखता है, जबकि एच उन लोगों की इतनी अच्छी राय नहीं सुनता है जो वहाँ मौजूद हैं। वह खुद से कहता है कि उसे अपने पूर्वजों से केवल वही गहना मिला था, और फिर भी उनकी आलोचना बहुत तीव्र थी। इन चीज़ों के बारे में सोचते हुए हम एज के साथ यह पता लगाते हैं कि जेड उसके विचारों को पढ़ सकता है, क्योंकि उनकी आत्माएं जुड़ी हुई हैं। एच फिर क्रिम्सन जेड से पूछता है कि क्या कुल मिलाकर उनमें से 8 हैं, और यदि वह सही है तो दो छायाचित्र पृष्ठभूमि में प्रकट होते दूसरे शरीर में वे अब तक उसके द्वारा बनाई गई चीज़ों पर सकारात्मक टिप्पणी करना शुरू करते हैं, लेकिन यह भी उल्लेख करते हैं कि वह मैंगोक का अगला राजा बनने के योग्य नहीं है। CH मैंगोक, जो कबीले के संस्थापक कुलपति थे जिनका पहले उल्लेख किया गया था, यदि आपको याद नहीं है तो उन्होंने हमें क्रिम्सन जेड के भीतर एक अंधेरे सिलहोट दिखाया था। एच सुनने के बाद नाम हैरान है और सोच रहा है कि क्या यह वही आदमी है जिसके बारे में वह सोचता है कि यह है। वह कहता है कि वास्तव में चिल कबीला बहुत पुराना था, और वह इस नाम से जाना जाता था क्योंकि उसके पिता ने गोद लिए जाने के बाद कबीले को उसके चारों ओर केंद्रित कर दिया था। किसी और की छाया अभी तक नहीं दिखाई गई है। मैंगोक के साथ बात करना जारी रखता है, जो जवाब देता है कि इस लड़के ने अभी तक कुछ उल्लेखनीय नहीं किया है। फाइट एल्डर की टिप्पणियों से चिढ़ जाता है और पूछता है कि उसके कार्यों को गलत क्यों माना जाएगा। वह तब तक शिकायत करना जारी रखता है जब तक कि उसके पूर्वज चिल्लाना और उसे चुप रहने और उन्हें बाधित न करने के लिए कोसना शुरू नहीं कर देते। इस बिंदु पर हम उसके भाई हुक द्वारा बाधित होते हैं, जो उसके बगल में घोड़े पर अपनी हरी किताब पढ़ रहा था और एक तलवारबाज के बारे में बड़बड़ा रहा था। एच अपने भाई को मुस्कुराते हुए देखकर पूछता है कि क्या हुआ, और वह जवाब देता है कि वह जो उसने अभी पढ़ा उस पर विश्वास नहीं कर सका। 6 प्रहारों ने नेता को हरा दिया। एच ने पूछा कि डार्क डेमन पंथ क्या है, और उसका भाई समझाता है कि यह वह जगह है जहाँ से डार्क डेमन पैलेस की उत्पत्ति हुई है। इस कहानी के तथ्यों पर थोड़ा संदेह करते हुए उसका भाई स्पष्टीकरण जारी रखता है। एक मार्शल कलाकार होने के बावजूद जिसने ऐसी उपलब्धि हासिल की, उसके बारे में कई रिकॉर्ड नहीं हैं। तलवारबाज का नाम अज्ञात था, और केवल एक चीज़ जो बची थी वह थी तलवार का उपनाम। देवता कोई नहीं जानता था कि वह किस परिवार से आया था या उसने अपना जीवन कैसे जिया था, क्योंकि सब कुछ रहस्य में डूबा हुआ था। केवल मिथकों को छोड़कर वह यह भी शिकायत करता है कि मार्शल आर्ट मास्टर साकन के पास कम से कम 2 थे इतिहास के अध्याय, लेकिन तलवार के देवता के बारे में केवल 3 पृष्ठ थे। क्रिम्सन जेड फिर पूछना शुरू करता है कि क्या लड़के ने कभी सोचा था कि प्राचीन चिल कबीले के वंशज गरीबी में क्यों रह रहे थे। यह हमारे नायक का ध्यान आकर्षित करता है, जो कहता है कि उसे कोई जानकारी नहीं है। उसने सोचा था कि एक शाही परिवार से विरासत सामान्य लोगों की तुलना में
अधिक समय तक चलनी चाहिए। तब मंगिया ने अपने जीवन के दौरान एकत्रित की गई संपत्ति का खुलासा किया, जो उसकी मृत्यु के बाद पीछे रह गई थी। 1 लाख से अधिक सोने की छड़ें। लेकिन इस कुलीन की मृत्यु के बाद उसके कबीले का अधिकांश इतिहास समय के साथ खो गया और पीछे छोड़ी गई राशि एच को उस व्यक्ति से और भी अधिक प्रभावित करती है जिससे वह बात कर रहा था, क्योंकि सोने का वजन 375 टन से अधिक था। मंगोक पूछता है कि क्या लड़का उसके साथ एक सौदा करना चाहेगा, और यह पूछकर जवाब देता है कि यह किस प्रकार का सौदा होगा। कुलपति यह कहना जारी रखता है कि वे अभी भी शक्तिशाली सिमा कबीले के बारे में उसे याद आता है कि जब भी वह सेमा शब्द सुनता है तो उसे तीव्र क्रोध का आभास होता है। उसे यह भी याद आता है कि सेमा कबीला वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कबीला है और एक लोहे की कार्यशाला का मालिक होने के कारण मंद्रा की खोज को पूरा करना असंभव लगता है। वह यह साबित करने की कोशिश करता है कि वह उनके खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। फिर कुलपति एक अन्य नाम का उल्लेख करता है जो तुरंत जवाब देता है। वह पूछता है कि क्या वह व्यक्ति उस बच्चे को मार्शल आर्ट सिखा सकता है। वह हाँ का जिक्र करता है, जो उस आदमी के आदेश को स्वीकार करता है। फिर मंगिया हमें तलवार के देवता के रूप में जाने जाने वाले चीन से मिलवाता है, और अब हम उसका सिलहूट देखते हैं, जो हक की किताब में तलवारबाज के समान ही है। तलवार मकबरे का एकमात्र उत्तराधिकारी था, जिससे एच को याद आता है कि उसके भाई ने उसे इसके बारे में एक कहानी सुनाई थी। नायक चा ने लड़के को बताया कि उसने उसकी दुनिया देखी है और उसका ज्ञान और संस्कृति बहुत मूल्यवान है, जिसे वर्तमान इयारे पूरी तरह से नहीं समझ सकता है। उनमें से एक अंगंग हुआ को एक प्रस्ताव देता है कि यदि वे अपनी शक्ति को उसके ज्ञान के साथ जोड़ दें तो वे अपने दुश्मनों को नष्ट कर सकते हैं। उसे अगले दिन आगे बढ़ने के लिए राजी कर लेते हैं। हम एच को एक अपरिचित सड़क पर चलते हुए देखते हैं और अपनी पिछली दुनिया की तुलना में दुनियाओं के बीच कुछ अंतरों को नोटिस करना शुरू करते हैं। यह जगह पहले से कहीं अधिक व्यस्त और अधिक जीवंत थी। नाम हैरान है और सोच रहा है कि क्या यह वही आदमी है जिसके बारे में वह सोचता है कि यह है। वह कहता है कि वास्तव में चिल कबीला बहुत पुराना था और वह इस नाम से जाना जाता था क्योंकि उसके पिता ने गोद लिए जाने के बाद कबीले को उसके चारों ओर केंद्रित कर दिया था। किसी और की छाया अभी तक नहीं दिखाई गई है। मैंगो के साथ बात करना जारी रखता है, जो जवाब देता है कि इस लड़के ने अभी तक कुछ उल्लेखनीय नहीं किया है। व्हाइट एल्डर की टिप्पणियों से चिढ़ जाता है और पूछता है कि उसके कार्यों को गलत क्यों माना जाएगा। वह तब तक शिकायत करना जारी रखता है जब तक कि उसके पूर्वज चिल्लाना और उसे चुप रहने और उन्हें बाधित न करने के लिए कोसना शुरू नहीं कर देते। इस बिंदु पर हम उसके भाई हुक द्वारा बाधित होते हैं, जो उसके बगल में घोड़े पर अपनी हरी किताब पढ़ रहा था और एक तलवारबाज के बारे में बड़बड़ा रहा था। एच अपने भाई को मुस्कुराते हुए देखकर पूछता है कि क्या हुआ, और वह जवाब देता है कि वह जो उसने अभी पढ़ा उस पर विश्वास नहीं कर सका। 6 प्रहारों ने नेता को हरा दिया। एच ने पूछा कि डार्क डेमन पंथ क्या है, और उसका भाई समझाता है कि यह वह जगह है जहाँ से डार्क डेमन पैलेस की उत्पत्ति हुई है। इस कहानी के तथ्यों पर थोड़ा संदेह करते हुए उसका भाई स्पष्टीकरण जारी रखता है। एक मार्शल कलाकार होने के बावजूद जिसने ऐसी उपलब्धि हासिल की, उसके बारे में कई रिकॉर्ड नहीं हैं। तलवारबाज का नाम अज्ञात था और केवल एक चीज जो बची थी वह थी तलवार का उपनाम। देवता कोई नहीं जानता था कि वह किस परिवार से आया था या उसने अपना जीवन कैसे जिया था, क्योंकि सब कुछ रहस्य में डूबा हुआ था। केवल मिथकों को छोड़कर वह यह भी शिकायत करता है कि मार्शल आर्ट मास्टर साकन के पास कम से कम 2 थे इतिहास के अध्याय, लेकिन तलवार के देवता के बारे में केवल 3 पृष्ठ थे। क्रिम्सन जेड फिर पूछना शुरू करता है कि क्या लड़के ने कभी सोचा था कि प्राचीन चिल कबीले के वंशज गरीबी में क्यों रह रहे थे। यह हमारे नायक का ध्यान आकर्षित करता है, जो कहता है कि उसे कोई जानकारी नहीं है। उसने सोचा था कि एक शाही परिवार से विरासत सामान्य लोगों की तुलना में अधिक समय तक चलनी चाहिए। तब मंगिया ने अपने जीवन के दौरान एकत्रित की गई संपत्ति का खुलासा किया, जो उसकी मृत्यु के बाद पीछे रह गई थी। 1 लाख से अधिक सोने की छड़ें। लेकिन इस कुलीन की मृत्यु के बाद उसके कबीले का अधिकांश इतिहास समय के साथ खो गया और पीछे छोड़ी गई राशि एच को उस व्यक्ति से और भी अधिक प्रभावित करती है जिससे वह बात कर रहा था, क्योंकि सोने का वजन 375 टन से अधिक था।
मंगॉक पूछता है कि क्या लड़का उसके साथ एक सौदा करना चाहेगा, और यह पूछकर जवाब देता है कि यह किस प्रकार का सौदा होगा। कुलपति यह कहना जारी रखता है कि वे अभी भी शक्तिशाली सिमा कबीले के बारे में उसे याद आता है कि जब भी वह सेमा शब्द सुनता है तो उसे तीव्र क्रोध का आभास होता है। उसे यह भी याद आता है कि सेमा कबीला वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कबीला है और एक लोहे की कार्यशाला का मालिक होने के कारण मंद्रा की खोज को पूरा करना असंभव लगता है। वह यह साबित करने की कोशिश करता है कि वह उनके खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। फिर कुलपति एक अन्य नाम का उल्लेख करता है जो तुरंत जवाब देता है। वह पूछता है कि क्या वह व्यक्ति उस बच्चे को मार्शल आर्ट सिखा सकता है। वह हाँ का जिक्र करता है जो उस आदमी के आदेश को स्वीकार करता है। फिर मंगिया हमें तलवार के देवता के रूप में जाने जाने वाले चीन से मिलवाता है और अब हम उसका सिलहूट देखते हैं, जो हक की किताब में तलवारबाज के समान ही है। तलवार मकबरे का एकमात्र उत्तराधिकारी था, जिससे एज को याद आता है कि उसके भाई ने उसे इसके बारे में एक कहानी सुनाई थी। नायक चा ने लड़के को बताया कि उसने उसकी दुनिया देखी है और उसका ज्ञान और संस्कृति बहुत मूल्यवान है, जिसे वर्तमान ईआरए पूरी तरह से नहीं समझ सकता है। उनमें से एक अंगंग हुआ को एक प्रस्ताव देता है कि यदि वे अपनी शक्ति को उसके ज्ञान के साथ जोड़ दें तो वे अपने दुश्मनों को नष्ट कर सकते हैं। उसे अगले दिन आगे बढ़ने के लिए राजी कर लेते हैं। हम एच को एक अपरिचित सड़क पर चलते हुए देखते हैं और अपनी पिछली दुनिया की तुलना में दुनियाओं के बीच कुछ अंतरों को नोटिस करना शुरू करते हैं। यह जगह पहले से कहीं अधिक व्यस्त और अधिक जीवंत थी। वह अपने भाई के साथ शहर में घूमता है। हम देखते हैं कि एक स्थान के बीच में एक वृत्त में लोगों द्वारा कुछ झंडे पकड़े हुए हैं जो अग्रभूमि में कुछ देख रहे हैं। हम देखते हैं कि सफ़ेद वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति भी देख रहा है कि क्या हो रहा है। उसका भाई एक आदमी से बातचीत शुरू करता है और मित्रतापूर्ण भाव से पूछता है कि क्या वह बीजिंग ओपेरा था। आदमी यह पूछकर जवाब देता है कि क्या वह शहर में अजनबी है, क्योंकि उसने पहले वहाँ ऐसा होते नहीं देखा था। वह उन्हें बताता है कि वह बोंग प्रांत से आता है, जो कि दूर की जगह है, जबकि वह खुद को बुजुर्ग से परिचय कराने का अवसर भी लेता है। हम देखते हैं कि एक नुक्कड़ नाटक एक ऐसी कहानी बता रहा है जो अब महत्वपूर्ण नहीं लगती है, लेकिन भविष्य में हमारा सामना किससे हो सकता है, इसके बारे में सुराग हो सकते हैं। हम दक्षिणी क्रिम्सन जेड दानव और दिव्य तलवार योद्धा को देखते हैं, जो सभी नाटक देखना शुरू करते हैं। अन्यथा, जिसने राक्षस को हराया, उस कहानी का नायक वास्तव में स्वर्गीय ठंडर तलवारबाज था और इसे मार्शल आर्ट जर्नल में पहले ही रिपोर्ट किया जाना चाहिए था। पुरुषों में से एक ने जवाब दिया कि उस शहर के मूर्ख मार्शल आर्ट जर्नल जैसे पवित्र ग्रंथों को पढ़ने में सक्षम नहीं होंगे, जिससे दोनों हंसने लगते हैं। पुरुषों की बात सुनकर लोग अपने शहर से क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन उन्हें चुनौती नहीं देते। उनके चेहरे को देखकर डर महसूस करते हैं। लेकिन इनमें से एक व्यक्ति पुरुषों से भिड़ने का फैसला करता है और वह व्यक्ति एज का भाई था। महान हक क्रोधित होकर पूछता है कि वे तीनों किस तरह की बकवास कर रहे थे। वह अपने भाई के साथ शहर में घूमता है। हम देखते हैं कि एक स्थान के बीच में एक वृत्त में लोगों द्वारा कुछ झंडे पकड़े हुए हैं जो अग्रभूमि में कुछ देख रहे हैं। हम देखते हैं कि सफ़ेद वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति भी देख रहा है कि क्या हो रहा है। उसका भाई एक आदमी से बातचीत शुरू करता है और मित्रतापूर्ण भाव से पूछता है कि क्या वह बीजिंग ओपेरा था। आदमी यह पूछकर जवाब देता है कि क्या वह शहर में अजनबी है, क्योंकि उसने पहले वहाँ ऐसा होते नहीं देखा था। वह उन्हें बताता है कि वह बोंग प्रांत से आता है, जो कि दूर की जगह है, जबकि वह खुद को बुजुर्ग से परिचय कराने का अवसर भी लेता है। हम देखते हैं कि एक नुक्कड़ नाटक एक ऐसी कहानी बता रहा है जो अब महत्वपूर्ण नहीं लगती है, लेकिन भविष्य में हमारा सामना किससे हो सकता है, इसके बारे में सुराग हो सकते हैं। हम दक्षिणी क्रिम्सन जेड दानव और दिव्य तलवार योद्धा को देखते हैं, जो सभी नाटक देखना शुरू करते हैं। अन्यथा, जिसने राक्षस को हराया, उस कहानी का नायक वास्तव में स्वर्गीय ठंडर तलवारबाज था और इसे मार्शल आर्ट जर्नल में पहले ही रिपोर्ट किया जाना चाहिए था। पुरुषों में से एक ने जवाब दिया कि उस शहर के मूर्ख मार्शल आर्ट जर्नल जैसे पवित्र ग्रंथों को पढ़ने में सक्षम नहीं होंगे, जिससे दोनों हंसने लगते हैं। पुरुषों की बात सुनकर लोग अपने शहर से क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन उन्हें चुनौती नहीं देते। उनके चेहरे को देखकर डर महसूस करते हैं, लेकिन इनमें से एक व्यक्ति पुरुषों से भिड़ने का फैसला करता है और वह व्यक्ति एच का भाई था। महान हक क्रोधित होकर पूछता है
कि वे तीनों किस तरह की बकवास कर रहे थे। नायक फिर हुक को एक लंबा भाषण देना शुरू करता है, जो अपना सिर नीचे किए हुए सुनता है और कुछ भी कहने में असमर्थ होता है। फिर ज्यारे प्रकट होता है और एच उसे अपनी मेज पर बुलाता है। जैसे ही एच जैन उसके पास आता है और पूछता है कि दोनों के बीच क्या हुआ, लेकिन क्यों कहता है कि यह कोई गंभीर बात नहीं थी और उसे बैठने के लिए कहता है। वह जीन जे से पूछता है कि वह नॉन कबीले और जैन के बारे में जो कुछ भी जानता है वह उसे बताए। जेर जवाब देता है कि सभी जानकारी मार्शल आर्ट जर्नल में उपलब्ध है, लेकिन एच वास्तव में जानना चाहता था कि वे चीज़ें हैं जो किसी को नहीं बताई जाती हैं, जैसे संघर्ष और भ्रष्टाचार के मामले जिन्हें वे छिपाने की कोशिश करते हैं। दुर्भाग्य से उस तरह की जानकारी एक साधारण व्यापारी के पास नहीं हो सकती है, लेकिन वह समझाता है कि इसे प्राप्त करना असंभव नहीं होगा। वह कहता है कि रात की तितली या चांदनी के नीचे का जंगल नामक कोई व्यक्ति है जो उत्कृष्ट मुखबिर है, और उनके पास वे उत्तर हो सकते हैं जो वह खोज रहा है। हालांकि व्यापारियों के रूप में उनसे संपर्क करना बेहद मुश्किल होगा। नमोन कबीले के साथ बैठक की व्यवस्था करने में लगने वाला समय जॉन जेर बताते हैं कि इस कबीले से संपर्क करने के इच्छुक लोगों की संख्या प्रतिदिन सैकड़ों से अधिक हो जाती है। अधिकांश लोग संपर्क करने में सक्षम हुए बिना ही चले जाते हैं और वह बताते हैं कि टोकन प्रणाली कैसे काम करती है। जो लोग सरकार का हिस्सा हैं उनके पास सोने के टोकन हैं। मध्यम वर्ग की आबादी को एक चांदी का टोकन मिलता है। जिनके परिवार के सदस्यों और किंगडम वितरकों जैसे कबीले के भीतर संपर्क हैं, उन्हें एक कांस्य टोकन मिलता है। योद्धाओं को एक लाल टोकन मिलता है और अंत में व्यापारी एक नया अनुबंध अंतिम रूप देने या सील नीले टोकन के लिए राज्य प्रायोजन की तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। जॉन जे हमें बताता है कि जब उनके पिता उनसे मिलते थे तो बैठक के लिए औसत प्रतीक्षा समय लगभग 1 महीने का होता था। एच अपने साथी को जानकारी के लिए धन्यवाद देता है, जो इस बार मदद नहीं कर पाने के लिए माफी मांगता है और पूछता है कि उसकी क्या योजना है। हमारा नायक सेवा के लिए कतार में इंतजार करने का फैसला करता है और कहता है कि वह अगले दिन जाने की योजना बना रहा है। उसका दोस्त उसे शुभकामनाएं देता है। जैसा कि हम देखते हैं कि दिन बीत जाता है। तलवार कब्र में उसके द्वारा सिखाया नहीं जा सकता और लड़के को डांटा एच जवाब देता है कि वह तुरंत नहीं जा पाएगा क्योंकि वहां पहुंचने में कुछ समय लगेगा और उसके पास क्षेत्र में कुछ अनसुलझे मामले हैं। शाह उसे चुप रहने और तलवार कला की शिक्षाओं को कम नहीं आंकने के लिए चिल्लाता है। जो उसके पास है वह गुस्से में घोषणा करता है कि वह तलवार का देवता था और कुछ अन्य चीजें अलहो उस पूरे मार्ग की कल्पना करता है जिसे उसे स्थान पर ले जाना होगा। 2 क्षेत्रों को पार करने में लगभग 5 महीने लगेंगे यदि यात्रा में कोई समस्या नहीं हुई, जो समय और धन खर्च करने के लिए समाप्त हो जाएगी। लेकिन फिर भी वह किसी बिंदु पर यह सीखने से चूक नहीं सकता था, क्योंकि उसने उस ज्ञान में एक निश्चित मूल्य देखा था। वह कहता है कि वह जितनी जल्दी हो सके कब्र पर जाएगा, जो चाक को यह पूछने पर मजबूर करता है कि वह प्रस्थान कब होगा। वह जवाब देता है कि उसे लगभग 2 महीने लगेंगे। ऊर्जा को बढ़ा रहा है और अस्थायी रूप से उसके शरीर पर नियंत्रण कर रहा है। एच उससे ऐसा न करने की विनती करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है और हम चेन को उस शरीर की दयनीय स्थिति के बारे में शिकायत करते हुए देखते हैं। वह सहज कुंजी नामक एक कौशल का उपयोग करता है और ऊर्जा का एक विस्फोट होता है। निम्नलिखित पैनलों में हम अब देखते हैं कि एच के पास पहले की तुलना में एक अलग आभा है, जो कि चियाट ने उसकी मांसपेशियों और प्रमुख मेरिडियन के साथ एक भयभीत अभिव्यक्ति के साथ किया था। एच कहता है कि वह जो जानता है उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी सहज कुंजी का उपयोग करता है तो वह बदले में जीवन शक्ति खो देता है। शाह जवाब देता है कि हाँ, लेकिन जीवन के सिर्फ 10 साल खोना कोई समस्या नहीं होगी। एच शाह के फैसले से परेशान होकर पूछता है कि क्या वह उस शरीर के साथ थोड़ा लापरवाह नहीं हो रहा था जो उसका नहीं था। शाह जवाब देता है कि उसे इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वह तलवार कला में पूरी तरह से महारत हासिल कर लेता है तो अपने शरीर का नियंत्रण वापस कर लेता है। उसे अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस एच जमीन पर बेहोश पड़ा है। कुछ समय बीतने के बाद वह अपने हाथ की ओर देखता है, जिसमें एक पीली ऊर्जा दिखाई देती है
और वह इस पर प्रश्न करना शुरू कर देता है। वह अपनी ऊर्जा देख सकता था और उसकी दृष्टि में तुरंत सुधार हुआ था, जिससे उसे सब कुछ अधिक स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति मिली। उसने अपनी छाती में पीली ऊर्जा की एक गेंद को देखा और तलवार की गति की नकल करते हुए अपना दाहिना हाथ घुमाया, जो उस समय पूरी तरह से काम करता है। वह समझ जाता है कि उसका भाई इस पर इतना मोहित क्यों था और सोचने लगता है कि उसकी सीमाएं क्या हो सकती हैं। दिन बीतता है और हम अंततः एच और हट को नामोन कबीले से मिलने जाते हुए देखते हैं, जहां उनका सामना लोगों की भीड़ से होता है जो प्रतीक्षा सूची में अपना नाम हस्ताक्षर करते हैं और अपने भाई के साथ अपनी बारी का इंतजार करना शुरू करते हैं। हम जगह के चारों ओर की मेजों पर विभिन्न लोगों को देखते हैं और हकस्ट्राइक्स की हू से बातचीत होती है, जो एक दूसरे को देखने से एक दिन पहले ठीक से अलविदा न कह पाने के लिए माफी मांगता है। और एल्डर पूछता है कि हॉल का प्रतिनिधि कहाँ है। प्रतिनिधि आता है और एल्डर उसे हाह और हियू को सोने के टोकन देने का आदेश देता है और उन्हें सीधे मुख्य हॉल में भेज देता है। पूरी तरह समझ में नहीं आता है। एच ने एल्डर से पूछा कि वह वहां दो विदेशी व्यापारियों को क्यों भेज रहा है। बूढ़े व्यक्ति ने अधिक आधिकारिक और आक्रामक लहजे में जवाब दिया कि पिछले दिन क्या हुआ था। वह बताता है कि कैसे दोनों ने जेले विद्रोहियों को चुनौती दी थी और नोन कबीले के सम्मान की रक्षा की थी। तब युवक आदेशों का पालन करता है और हम दोनों भाइयों को खुश देखते हैं कि अब उन्हें इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक निजी कमरे में इंतजार करते हुए एड पूछती है कि क्या हाँ कुछ और चाय लेना चाहेंगे, जिसे वह अस्वीकार कर देता है। एच एक पेंटिंग को घूरना शुरू कर देता है और जेड से एक आवाज पूछती है कि क्या यह जॉयू, जो हनमला का एक महान विद्वान था, माफी मांगता है, क्योंकि जॉयू पेंटिंग के बारे में बातचीत के दौरान उसके नाम और काम को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई तकनीकों के बारे में बोलना जारी रखता है। एल्डर गू को काम का नाम और उसके विवरण कहते हुए सुनता है, जिससे उसे चायदानी गिराने और फर्श पर तोड़ने की अनुमति मिलती है। वह काफी आश्चर्यचकित होता है और हम देखते हैं कि अपने पूरे जीवन में वह कभी इतना आश्चर्यचकित नहीं हुआ था जितना वह अब पूछ रहा है कि कौन है कला शिक्षक। यह महसूस कर रहा था कि वह जोर से बोल रहा था। हाँ, जॉयू को यह कहते हुए सुनता है कि उस आदमी को जवाब देने में कोई समस्या नहीं होगी। उसे केवल यह सूचित करने की आवश्यकता थी कि वह महान रशिचो का वंशज था। जंगू में उसका उपनाम था और हम एच को देखते हैं दिए गए निर्देश। एल्डर को महान ऋषिचोयु के वंशज को व्यक्तिगत रूप से देखकर आश्चर्य हुआ, जो 300 साल पहले रहते थे, जबकि हम दो नए लोगों को कमरे में प्रवेश करते देखते हैं। दो भाई कमरे में प्रवेश करते हैं और एच उन्हें अपना परिचय देता है। पहले तो उन्हें लगता है कि वह अपने छोटे भाई का शिष्य है, लेकिन वह बताता है कि वह किसमें रुचि रखता है। हुआ वे आपस में चर्चा करना शुरू करते हैं कि इस आदमी ने अपने सभी महत्वपूर्ण मार्ग खुले रखे थे और फिर भी वह लड़ाकू नहीं लग रहा था। उनमें से एक ने एबीएस बॉय को शर्ट से पकड़ लिया और उसे अपने पास खींच लिया और कुछ चीजों के बारे में आश्चर्य करना शुरू कर दिया जो स्थिति में समझ में नहीं आ रहे थे। काई ने उस दुनिया में कैसे काम किया, इसके बारे में कुछ विवरणों का विश्लेषण करते हुए हमें एक ही समय में कुछ चीजें पता चलती हैं। डब्लू एक शुद्ध मास्टर लगता है, लेकिन उसका शरीर शुद्ध मास्टर्स में प्रशिक्षित नहीं लगता। एक सच्चे गुरु ने लड़के की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह कुछ हद तक अतुलनीय बन सकता है, यहाँ तक कि यह पूछते हुए कि क्या वह एक प्राकृतिक प्रतिभा नहीं है। आरोहण का मील का पत्थर अगला कदम होगा, लेकिन केवल 7 योद्धा पहले उस अवस्था तक पहुंचे थे। इन सब के बाद वह उस आदमी से पूछेगा जो अभी भी उसे शर्त से पकड़ रहा है कि कृपया उसे जाने दें, क्योंकि वह अब सांस नहीं ले सकता। वह उसे छोड़ देता है और पूछता है कि क्या एच
उसे अपने परिवार में शामिल होने के लिए आमंत्रित करके अपना उपनाम बदलने का इरादा नहीं रखता है, क्योंकि उसका दत्तक पुत्र एच परिवारों को बदलने के प्रस्ताव पर विचार करना शुरू कर देता है। लेकिन क्रिम्सन जेड के भीतर उसके पूर्वज लड़के को एक बदमाश के रूप में शाप देना शुरू कर देते हैं और एसेल आलोचनाओं को सुनता है। उसका भाई घुटने टेकता है और उपनाम दिए जाने के लिए कहता है और साथ ही उनके प्रति अपनी वफादारी का दावा करता है। जबकि क्रिम्सन जेड के भीतर पूर्वज कुक के बारे में शिकायत करते हैं। वह 500 साल के जीवन में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसे उसने अपने पास रखने का फैसला किया। उसने उसे एक बाहरी शिष्य बनने के लिए आमंत्रित किया और अपने वंशजों की मदद से वे एक संयुक्त निर्णय में प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। हम देखते हैं कि दिन एज के साथ बीतता है, अपने नए गुरु का अभिवादन करता है जो उसे कुछ निर्देश देता है कि उसके बाद से उसे क्या करना होगा। वह इन नियमों का पालन करने की कसम खाता है, जबकि वह उन 3 पुरुषों की उपस्थिति में झुकता है जो उसे खड़े होने के लिए कहते हैं। फिर वे उसके आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में सवाल पूछना शुरू करते हैं। बिना उसके मार्शल आर्ट कबीले का हिस्सा बने सच बताने में असमर्थ एच हिचकिचाने लगता है, लेकिन आदमी उसे झूठ बोलने के बारे में सोचने के लिए भी नहीं कहता है। वह कहता है कि मार्शल आर्ट प्रशिक्षण के निशान से मुक्त शरीर के साथ उस स्थिति तक पहुंचना उसके लिए असंभव था। हाँ, तलवार भगवान से मदद मांगता है जो जवाब नहीं देता है और आदमी अपनी जांच जारी रखता है। उसे यह कहने का निर्देश देता है कि उसके पास एक गुप्त विशेषज्ञ है जो उसे यह हासिल करने में मदद कर रहा है। बूढ़े लोग एच को यह कहते हुए सुनते हैं। लड़के के शब्दों पर विश्वास नहीं करते हैं, जो उनमें से एक को क्रोधित कर देता है। एच माफी मांगता है, लेकिन जोर देता है कि यह वास्तव में सच होगा। आदमी को से पूछता है कि वह जो कुछ जानता है उसका थोड़ा सा प्रदर्शन करके अपने कौशल को साबित करे, जिससे उसे इनकार करने के अलावा कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। वे थोड़ी और चर्चा करते हैं और आदमी समझाता है कि उन चीजों को सीखने के लिए हर किसी को एक गुरु की जरूरत होती है। हम तलवार भगवान को उस आदमी के बारे में शिकायत करते हुए देख सकते हैं जो लगातार बोलता था और उसे मौखिक मार्शल द्वंद्व का सुझाव देने के लिए कह रहा था। वह समझाता है कि यह उनकी स्वीकृति प्राप्त करने का एकमात्र तरीका होगा, क्योंकि वह मार्शल आर्ट नहीं जानता था। दीवार अपने पूर्वजों के आदेशों का पालन करती है, जिसके परिणाम स्वरूप लड़ाई शुरू होती है, जहां वे जोर से घोषणा करते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और योजना बना रहे हैं। वे अपनी खुद की क्रियाओं की कल्पना और विवाह करना शुरू करते हैं, जिससे तलवार भगवान आदमी के निम्न स्तर से परेशान हो जाता है। 4 राउंड के द्वंद्व के बाद हॉल उस आदमी को हराने में कामयाब हो जाता है जिसे दिव्य तलवारबाज बनने के लिए भेजा गया है। और जबकि भाई इस बात पर बहस करते हैं कि क्या लड़का वास्तव में नौसिखिया है, वे उसके प्रदर्शन से प्रभावित होते हैं। आदमी ने उन्हें उसी शैली में एक बार फिर से लड़ने के लिए कहा और एल्डर से इस बार लड़ाई को गंभीरता से लेने के लिए कहा। हम देखते हैं कि दूसरी लड़ाई में जहां दोनों इसे गंभीरता से ले रहे थे, एक को अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए केवल 9 राउंड की जरूरत थी। तीसरा द्वंद्व होता है, लेकिन इस बार एच ने आदमी को कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए पहला हमला करने दिया। यदि उसे सच्चाई पता चल जाए तो वह क्या करेगा? इस पर टिप्पणी करते हुए हमने उसके भाई को अप्रत्याशित रूप से उसके पीछे आते नहीं देखा, यह पूछने पर कि आखिर वह किस तरह का राक्षस होगा। जो कुछ हुआ था उसे देखने के बाद हट को आश्चर्य होने लगता है कि वह किस तरह का व्यक्ति था। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि उसके भाई ने जो दिखाया था उसकी तुलना में उसका सारा प्रशिक्षण और प्रयास कुछ भी नहीं था, और हुआ उसके विचारों को बाधित करता है और कहता है कि वह उसे सही समय पर सब कुछ समझा देगा। बुजुर्गों में से एक एच के लिए पत्नी की व्यवस्था करने के बारे में सोचना शुरू कर देता है ताकि वह मनोने राज्य में जारी रहे, और अपनी पोती को उससे मिलवाने पर विचार करता है। उसकी पोती मनोने राज्य में सबसे खूबसूरत फूल के रूप में जानी जाती थी और वह चाहे तो उसे उससे मिलवा सकता था।
इस बीच सफेद कपड़े पहने बूढ़ा आदमी बीच में आता है और कहता है कि वास्तव में एसओएस मोम की सगाई हो चुकी है, जो जाहिर तौर पर दूसरे बुजुर्ग को नाखुश करता है। और इससे पहले कि वह आदमी अपनी पोती के भावी पति का नाम बता पाता, वह कहता है कि वह अपनी पोती को एक टूटे हुए भिक्षु को नहीं देगा। दिन बीत जाता है जहां वह था। उसने एक तार वाला वाद्य बजाना शुरू किया जो उसे याद दिलाता। तो हेलो फ्रेंड, पिछले जीवन में विश्वविद्यालय के दिनों की अपने पुराने गिटार की जो पाठक को दिखाई जाती है, लेकिन जैसे ही वह अपने द्वारा बनाई जा रही ध्वनि में डूब जाता है, सूसो अंततः अपने किए पर चौंक जाता है। वह सहज रूप से क्षमा मांगती है और वह उससे सवाल पूछना जारी रखती है कि उसने 3 नोट बजाकर और एक नया हार्मोनिक नोट बनाकर वह ध्वनि कैसे बनाई। वह उससे उसे यह सिखाने के लिए कहती है और वह सहमत होता है, केवल यह पूछते हुए कि क्या वह वाद्य यंत्र के 2 और तारों को ट्यून कर सकती है। वे सामान्य और हार्मोनिक नोट्स के बारे में थोड़ी बात करना शुरू करते हैं, जबकि हाँ लड़की को कदम दर कदम सिखाता है, इसलिए वह जो सीख रही है उससे प्रभावित होता है, जबकि एच भी पृष्ठभूमि में उसके साथ यह समय बिताने का आनंद लेता हुआ प्रतीत होता है। उसके दादा अपनी पोती को इतने लंबे समय तक मुस्कुराते हुए देखकर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ऐसा लगभग कभी नहीं होता। लड़की पूछती है कि क्या वह प्रयास कर सकती है जो उसने अभी सीखा है, और एज को पता चलता है कि वह वास्तव में संगीत में उससे अधिक प्रतिभाशाली है। शाम को हम एज को क्रिम्सन जेड के अंदर तलवार भगवान की आत्मा के साथ प्रयास करते हुए देखते हैं। वह उसके शरीर के बारे में और पूछता है, और आत्मा उसे बताती है कि उसने उस पर स्वर्गीय महान तलवार साधना तकनीक का उपयोग किया है। वह सब कुछ पूरी तरह से न समझ पाने के कारण आशंकित है, लेकिन तलवार भगवान उसे बातचीत के दौरान थोड़ा थोड़ा करके शांत करने में कामयाब हो जाता है। हमारा नायक यह पता लगाता है कि इस तकनीक की तुलना एक दिव्य कला या यहाँ तक कि अंतिम मार्शल भगवान की मूल कला से की गई थी। तलवार भगवान सब कुछ के बारे में थोड़ा और समझाता है और कहता है कि चूंकि आंतरिक ऊर्जा को उसके अंदर जबरन इंजेक्ट किया गया था, इसलिए इसके दुष्प्रभाव जल्द ही दिखाई देंगे, जो हमें दिखा रहा है कि चूंकि इसे हासिल करना बेहद मुश्किल था, अगर एज को उसी स्तर का कोई व्यक्ति मिलता तो वह लड़ाई हार जाता। मार्शल अभ्यास की अपनी कमी को दूर करने के लिए उसे जल्दी से तलवार कब्र पर जाने की आवश्यकता होगी। एक दूसरे के सामने बैठी कुर्सियां, जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति अपनी बाईं ओर एक नीली तलवार लिए हुए है। यह वृद्ध व्यक्ति क्यू का मास्टर था, जिसने युवक से लड़ाई में अगला कदम उठाने को कहा, जैसे कि वह प्रशिक्षण दे रहा हो। थका हुआ दिखने वाला व्यक्ति अपनी युद्ध गतिविधियों का वर्णन करता है और वृद्ध व्यक्ति उसे उस संयोजन का उपयोग करने के लिए मूर्ख कहता है। श्रेष्ठता का स्वर बूढ़ा आदमी अपने अगले हमले की व्याख्या करता है, जिसके परिणाम स्वरूप युवक के पैरों में कट लग जाता है, जो बिना ज्यादा चर्चा के अपनी हार स्वीकार कर लेता है। बुजुर्ग परिणाम से प्रसन्न होकर खुशी मनाते हुए कहता है कि यह हमेशा सही परिणाम होना चाहिए और अंत में उसकी जीत होनी चाहिए। और जैसे ही वह यह सुनता है, दूसरा आदमी कहता है कि वह अब उसके साथ प्रशिक्षण नहीं ले सकता, क्योंकि वह अपने परिवार से 2 दिनों से दूर था। लेकिन इसकी अनदेखी करते हुए बूढ़ा आदमी इस बारे में सोचना जारी रखता है कि लड़ाई में कौन चाल चलेगा, जिससे हमें पता चलता है कि वह आदमी अपनी हार के बाद पूरी तरह से जुनूनी है। वह अपने प्रतिबिंब के निष्कर्ष को जोर से समझाता है और कहता है कि पियो दूसरे व्यक्ति के वजन का अपने पक्ष में उपयोग कर रहा था। और प्रशिक्षण दृश्य समाप्त होने के साथ ही हमने अध्याय को बंद कर दिया। यह स्पष्ट था कि वह कह रहा था कि वह एक नया व्यापारी समूह स्थापित करेगा, क्योंकि उन्हें संकोच नहीं करना चाहिए, जबकि उनके पास अभी भी तलवार पट्टिकाएं हैं। 60 के निवेश से 1000 स्वर्ण सिक्के, जो कि वापसी के लिए व्यय की तुलना में एक असाधारण लाभ था। उसके कर्मचारी ने तब उससे सवाल किया, क्योंकि वह श्रीजंग का शपथबद्ध भाई था, लेकिन उसे बताया गया कि उसकी ओर से सब कुछ पहले ही हो चुका था और उस बिंदु तक वफादारी पर्याप्त थी। व्यापारी समूहों के बीच व्यापार में समतुल्य विनिमय का नियम है, और वह समझौता जो केवल एक पक्ष को लाभ पहुंचाता है, उसे बनाए नहीं रखा जा सकता था। आदमी ने हमेशा उसे इसके बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन जूम के पास कभी भी आकर्षक प्रस्ताव देने की सद्भावना नहीं थी। इसलिए यह दोनों के बीच संयुक्त व्यवसाय का अंत होगा।
इसके अलावा यह कंपनी केवल पिंडों के कारण घाटे को सहन करेगी और जब तक उनके पास लौह खदानें हैं तब तक घाटे या धन की कमी की कोई संभावना नहीं होगी। मालिक ने तब अपने कर्मचारी से कहा कि वह चाहता है कि वह व्यापारी समूह को अपने कब्जे में ले ले। मुनाफे को 5 गुना कर दिया और सिक्कों को जोड़ने के अलावा उनके पास मौजूद उत्पादों और लौह अयस्क के बारे में कई अनुमान लगाए। और अगर निर्माण मंडप में उत्पादित वस्तुएं पूरी हो गईं, तो बिक्री की उम्मीद 700 सोने के सिक्के होगी। मालिक ने यह कहकर जवाब दिया कि वह हथियार उत्पादन गोदाम के बारे में भूल गया था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने खुद और हथियारों को अच्छी गुणवत्ता का बनाने का आदेश दिया था और सर्वश्रेष्ठ मास्टर्स के ज्ञान के साथ इसमें कुछ समय लगेगा। फिर मास्टर ने तुरंत अपने कर्मचारी से इन तर्कों के बाद पूछा कि अंत में मूल्य कितना होगा। तैयारी जवाब में 5,000 स्वर्ण सिक्कों की एक बेतुकी राशि थी, लेकिन यह उनके अनुमान के करीब था। कर्मचारी का मालिक इन सभी मूल्यों से आश्चर्यचकित भी नहीं हुआ, भले ही वे एक वर्ष में लगभग 60,000 स्वर्ण सिक्कों के बराबर थे। नेता ने तब कहा कि नया व्यवसाय पहले ही खोला जा सकता है और उससे पूछा गया कि यह किस प्रकार का उद्यम होगा। बी। उसने फिर एक बड़ा दस्तावेज खोला। उसके कर्मचारी ने तुरंत देखा कि यह एक मानचित्र था। एच। जबकि उनके मालिक ने छोटी गाड़ी के बारे में सोचा जिसे उन्हें पहले विकसित करने के लिए कहा गया था। उस चीज को उन्होंने साइकिल कहा था और फिर उन्होंने आदेश दिया कि एक बार तैयार होने पर उनमें से 500 को तुरंत गोदाम में ले जाया जाना चाहिए। उसके कर्मचारी ने तब पूछा कि वे गोदाम में कब तक रहेंगे और बिक्री कब शुरू होगी, तो उसने यह कहकर जवाब दिया कि समय लंबा होगा और उनमें से कोई भी नहीं बेचा जाएगा। कर्मचारी उस जानकारी से बहुत हैरान था। यह वह व्यवसाय था जिसका उल्लेख उसके मालिक ने कुछ दिन पहले किया था। उसने देखा था कि जहां भी खुली सड़क थी वहां कुरियर काम कर सकते थे और किसी भी तरह का भोजन पहुंचा सकते थे। फिर उसने अपने कर्मचारी को मानचित्र पर नीले बिंदु दिखाए जो वितरण सेवा के लिए स्थिति बोर्ड होंगे। वितरण कर्मचारी हर दिन एक निश्चित समय पर वहां होंगे और ग्राहकों से दोपहर और रात के खाने के आदेश प्राप्त करेंगे। भुगतान भी उसी स्थान पर किया जाएगा और जब उन्हें आदेश प्राप्त होगा तो कर्मचारी स्थिति बोर्ड पर स्थान और समय लिखेंगे। फनिंग मूंछों वाला वह आदमी अपने प्रतिभाशाली मालिक की योजना से अवाक रह गया। पूरी प्रक्रिया के बाद कर्मचारी स्थिति बोर्ड की जांच करेंगे और जिले से अगला आदेश प्राप्त करने के लिए वापस आएंगे। फिर कर्मचारी ने अपने मालिक से साइकिलों के बारे में पूछा। उसे बताया गया कि वे वितरण को तेज करते हैं और भोजन को ठंडा होने से पहले वितरित करने के लिए एक क्रांतिकारी आविष्कार थे। वह उससे प्रभावित हुआ और उसने मानचित्र पर 8 लाल बिंदुओं के बारे में भी पूछा। डिलीवरी सेवा के लिए आपके बॉस का कहना है कि वे उच्च कीमत के बाद भी ग्राहकों से ऑर्डर करवाएंगे, जिससे वह काफी उलझन में पड़ गया। वहां का सारा भोजन बेस्वाद था और वास्तव में उसमें कोई स्वाद नहीं था। नमक और चीनी बहुत महंगी थी और मसालों का प्रयोग बहुत कम किया जाता था। साथ ही सीमित विविधता थी जिससे सब कुछ पूरी तरह से फीका था। इसलिए बॉस ने तुरंत अपने कर्मचारी से जंगम से बड़ी मात्रा में चीनी और नमक खरीदने को कहा, जिससे उसने मना कर दिया। वे एक नया व्यंजन बनाने जा रहे थे जिससे ग्राहक प्यार करेंगे और खरीदेंगे, भले ही वह बहुत महंगा हो। उस आदमी का कर्मचारी इस सब के बारे में बहुत उलझन में था और उसने पूछा कि क्या उसे कार्यशाला के बजाय व्यवसाय को प्राथमिकता देनी चाहिए। उसे बताया गया कि वह वास्तव में ऐसा कर सकता है और फिर उसने तुरंत कहा कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। नंबर कबीले का क्षेत्र जिसमें एक बड़ी सीढ़ी और कई पेड़ थे। नीले रंग का यह आदमी नमोन कबीले का नेता था। नमोन बेक ने स्क्रॉल को पढ़ने के बाद वह प्रभावित हुआ और किसी बात को लेकर संदिग्ध था। चिल परिवार की कार्यशाला में एक प्रभावशाली दिव्य तलवार पट्टिका थी। वह होई के बारे में आश्चर्यचकित था और यह आदमी कौन था, क्योंकि उसके पास कुछ बहुत ही दुर्लभ चीज थी जो साल में केवल 3 या 4 बार जारी की जाती थी। वह वस्तु उसे तब दी गई थी जब मोने हेनान शहर में एक व्यापारिक यात्रा पर थे और किसने उन्हें यह उपहार दिया था। यह एक रहस्य था। यह पागलपन था क्योंकि स्थितियों को पूरी तरह से प्रक्रियाओं और नियमों के साथ नजरअंदाज कर दिया गया था।
3 महीने पहले उन्होंने एक गरीब युवक को लिया था और अब उन्होंने एक अज्ञात कार्यशाला को एक दिव्य तलवार पट्टिका दे दी थी। नीले कपड़े वाला आदमी इसे किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं कर सका। वह अपने क्षेत्र से चलना शुरू कर दिया। वह जल्द ही आश्चर्यचकित हुआ कि वहां कोई भी प्रशिक्षण क्यों नहीं ले रहा था। यह पीक प्रशिक्षण समय था और हरे और नीले ड्रैगन ब्रिगेड बस गायब हो गए थे। उसने बहुत ही विचारशील और भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर उसने सोचा कि वहां इतने सारे लोग क्यों इकट्ठे हुए थे। महान और राजसी कबीले के नेता ने नेता से पूछा कि हरे नीले और सूर्य ड्रैगन ब्रिगेड सभी वहां क्यों थे। उन्होंने समझाया कि वे एक मौखिक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के बीच में थे, जिसने उन्हें बहुत भ्रमित कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि काम के घंटों के दौरान यह पूरी तरह से वर्जित था। लेकिन फिर से ब्रिगेड ने समझाया कि ब्रिगेड के नेताओं ने इस तरह के कृत्य की अनुमति दी थी, जिससे वह और भी भ्रमित हो गए। फिर उन्होंने आश्चर्य किया कि कबीले की प्रणाली और परंपरा अचानक क्यों ढह गई और इतनी बदल गई। उन्होंने उन सभी को डांटा और कहा कि तलवार का मार्ग अनंत था और अजीब व्यवहार या मजाक की अनुमति नहीं देता। काले बाल वाले एक आदमी ने यह कहते हुए समझाने की कोशिश की कि ब्रिगेड के नेताओं ने इसे अपनी आंखों से देखा था और उससे तुरंत इसके बारे में पूछा गया। फिर उन्होंने कहा कि वे दिव्य नेत्र चरण तक पहुंचने के अलावा मौखिक मार्शल आर्ट के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, जिससे नेता हैरान रह गया क्योंकि इस मौखिक द्वंद्व में प्रतिद्वंद्वी निर्देशक का एक आंतरिक शिष्य था, जिससे वह इस जानकारी के बारे में बहुत उलझन में पड़ गया था जो उसने अभी सुनी थी। फिर उसने सोचा कि चूंकि उसने एक बाहरी शिष्य के साथ लड़ाई की थी, इससे परिवार की पदानुक्रम कमजोर हो सकती है। कुछ पूछताछ के बाद उसे पता चला कि वह व्यक्ति चो कबीले की कार्यशाला से चो है नामक एक युवा मास्टर था। वह दंग रह गया क्योंकि यह फिर से वही युवक था। चो को दूर से लगा कि उसका नाम लिया गया था। कहीं नमन ने तुरंत रयान जू को बुलाया, जो अपने प्रिय और महान गुरु की सहायता के लिए तुरंत तैयार हो गया। फिर उसने उसे चिल कबीले की कार्यशाला के बारे में सब कुछ पता लगाने और विशाल और सुंदर हवेली में वापस जाने के लिए कहा। एक बड़ा सफेद हाथ किसी चीज की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि आखिरकार उसका बहुत बड़ा व्यस्त दोस्त उससे मिलने आया था। नोंग कबीले का कुलपति नोंगसू पूरी तरह से चुप रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। फिर उसने कहा कि उसने 3 दिन पहले मौखिक मार्शल द्वंद्व से संबंधित रिपोर्ट पढ़ी थी। दोनों सहमत थे कि परिणाम बहुत अविश्वसनीय थे। उसने कम गुणवत्ता वाली तकनीक का इस्तेमाल किया था, 3 तत्वों की तलवार, और इसे अन्य शैलियों के साथ मिलाकर इसे बहुत जटिल और कठिन बना दिया। बूढ़े व्यक्ति के अनुसार यह अब तक का सबसे सही हथियार था जिसे उसने कभी देखा था, और यह एक ऐसा स्तर था जिसे उसने तब तक कभी नहीं देखा था। फिर वह व्यक्ति गहरी सांस छोड़ता है और कहता है कि वह जल्द या बाद में समझ जाएगा, और वह उसके स्वर्गारोहण की भी आशा करता है। वह व्यक्ति उसे हर चीज के लिए बधाई देता है, जिससे वह बहुत खुश और प्रसन्न होता है। वहां इतने सारे घरों के बीच में सूरज उगता है। एक व्यक्ति आता है और बधाई दी जाती है। हाँ के तलवारबाज के बारे में टिप्पणियां चारों ओर सुनी जाती हैं, और यहाँ तक कि हास मयांग एक बेकार बदमाश से ज्यादा कुछ नहीं था। वह आश्चर्यचकित है क्योंकि वह नहीं जानता था कि जेल कबीले के सभी नायक वहां होंगे। एक आदमी उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है। यह युवक जिगल परिवार का युवा मास्टर है, जिगल डब्ल्यू। एक बार फिर हासमाइन को बधाई दी जाती है, और जो उसे बधाई देता है वह तलवार का युवा मास्टर है। जल्दी से हुआसी मयांग मिस नॉन को बधाई देने जाता है और उनकी बहुत प्रशंसा करता है क्योंकि उन्हें पिछली बार मिले हुए काफी समय हो गया था। जंगहो फिर उसे डांटता है। कबीले के आदेश के अनुसार वह उन मूर्खों से मिलना भी नहीं चाहेगा जिन्होंने उसके प्यारे पिता के नाम पर थूकने के अलावा कुछ नहीं किया। फिर वह कहता है कि वे सब खाने के तुरंत बाद चले जाएंगे। बालों वाला आदमी पूछता है कि भूरे रंग का वह आदमी क्या चाहता है, और उसे बताया जाता है कि उसे जल्दी से कुछ नहीं चाहिए।
लड़की युवा मास्टर चो के बारे में सोचती है। चर्चा उन्मत्त हो जाती है क्योंकि युवक रहस्यों को उजागर नहीं करना चाहता था। अपने व्यवसाय के बारे में बात करते हुए वह व्यक्ति बहुत क्रोधित हो जाता है क्योंकि उसने जो भी किया उसे अपना प्रतिष्ठान खोलने के लिए टिप्स नहीं दिए गए और इससे उसकी सारी योजनाएं बर्बाद हो सकती हैं। वह व्यक्ति कहता है कि वह नहीं जानता कि वह युवक कहां से है, लेकिन वह उसके सभी इरादों को समझ सकता है। एक और व्यक्ति आता है और वह भाई जोआन होता है जिसका स्वागत किया जाता है। वह उस स्थान पर हो रही हर चीज से बहुत क्रोधित होता है। काले बालों वाला लड़का प्रभावित होता है क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में बहुत तेजी से काम करता है। जंग उसे डांटता है क्योंकि उसे ढूंढना बहुत मुश्किल था और उसके ऊपर उसने उसे कुछ भी बताए बिना व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया था। वह खुद को यह कहते हुए समझाने की कोशिश करता है कि यह बस हो गया, लेकिन यह बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी है क्योंकि व्यवसाय के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। रात के अंधेरे में पूरी खामोशी से एक सौदा किया गया था। दूसरा भाई तर्क देता है कि व्यवसाय को व्यक्तिगत मामलों के साथ नहीं मिलाना चाहिए। दोनों बहस करते हैं, लेकिन व्यवसायी ने अपने परिवार के सदस्यों को नए सिरे से बातचीत करने के लिए कुछ मौके पहले ही दे दिए थे। कुल मिलाकर कम से कम 6,300 चांदी के सिक्के थे और उस व्यक्ति को पता होना चाहिए कि वह राशि कितनी महत्वपूर्ण थी। वह हैरान था क्योंकि उसका भाई जानता था कि यह राशि कितनी थी। उसने एक कार्यशाला के साथ मिलकर काम करके कमाया। कोई भी वास्तविक परिवार का सदस्य 6,000 नहीं लेता। कम अनुभवी लोगों से लेकर सफेद कपड़ों वाले लड़के तक ये एक चोर की हरकतें लगती हैं, एक सच्चे भाई की नहीं। उसे तुरंत रोका जाता है क्योंकि उसके परिवार के सदस्य ने सामग्री प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत की थी। वह अपने लंबे सफेद कोट के अंदर अपना हाथ डालता है और कुछ बहुत ही चमकदार और सुनहरा निकालता है, जिससे वहां मौजूद सभी लोग बहुत प्रभावित हो जाते हैं। जे काफी निराश होता है क्योंकि सौदा वास्तव में समाप्त हो गया था। जिस आदमी ने चर्चा शुरू की थी, वह पहले बहुत असभ्य होने के लिए युवा मास्टर से तुरंत माफी मांगता है। कोई दृढ़ और भारी कदमों के साथ आता है और तुरंत पूछता है कि वह युवक कौन था और कबीले की पट्टिका उसके हाथ में क्यों थी। कोक जल्दी से अपना परिचय देता है और कहता है कि वह एनवे कार्यशाला से संबंधित है। फिर उसे जल्दी से पट्टिका दिखाने के लिए कहा जाता है। उसकी बहन तुरंत कहती है कि युवा मास्टर चौह पहले से ही पूरे कबीले में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे और प्रतीक शायद वैध था। उनके कौशल वास्तव में जबरदस्त थे। उन्होंने जो कुछ सुना था उसके बारे में वह जल्दी से बहुत विचारशील हो गया क्योंकि शोकू के हाथ बरकरार थे और उसकी आंखें भी बहुत प्रभावशाली नहीं लग रही थीं। इसलिए उसने जल्दी से अपनी बहन से पूछा कि क्या वह उसे धोखा देना चाहती थी, क्योंकि वह आदमी निश्चित रूप से एक दुर्जेय और प्रभावशाली मार्शल कलाकार नहीं था। तब उसने खुलासा किया कि उसने अपने दादा के साथ सभी मौखिक द्वंद्व जीते थे, जिससे वह बहुत प्रभावित और स्तब्ध हो गया था। उन्होंने कई बार द्वंद्व किया था और बूढ़ा आदमी हमेशा हार गया था, इसलिए एल्डर ने ले लिया। पिछले जीवन में तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया होंगे क्योंकि आज मैं फिर लेकर आया हूँ एक और धमाकेदार मानवा। तो गाइस, इस मानवा में मुझे नहीं पता राइटर के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आप लोग बस स्टार्टिंग के 10 मिनट सरवाइव कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आगे की स्टोरी इतना धमाल करेगी कि आप सोचोगे यार ये 10 मिनट टोटली वर्थ इट थे। अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बिना किसी देरी के उसे एक अप्रत्यक्ष शिष्य के रूप में और एक बाहरी व्यक्ति होने के बावजूद वह कबीले में सभी के बीच एक सम्मानित स्थान रखता था। उसका भाई बहुत क्रोधित हुआ क्योंकि वह विश्वास नहीं कर सका कि यह सुअर, जिसने कोई मार्शल आर्ट मुद्रा नहीं सीखी थी, एक महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय व्यक्ति था। उसने तब उसे कबीले में लौटने और स्वयं देखने के लिए कहा, लेकिन उसने तुरंत उसे डांटा। ची ने सोचा कि चूंकि उसके भाई के साथ कुछ हो रहा था, इसलिए आसपास रहना सबसे अच्छा था। उसने तब कहा कि वह मिस सूसो द्वारा पुष्टि की गई पट्टिका की विश्वसनीयता मान लेगा और उसी क्षण चला जाएगा। जंग ने कहा
कि वह उसे कुछ समय से देख रहा था और उसकी उपस्थिति में सम्मानित महसूस कर रहा था, लेकिन उसे उसके अभिवादन और शब्दों के लिए तुरंत डांटा गया क्योंकि वह जा रहा था। उसने तब पूछा कि वह बाधा डालने वाले के लिए क्या कर सकता है। आदमी ने कहा कि हमारे पास जो पट्टिका है वह कबीले के नाम का प्रतिनिधित्व करती है और इसे अपने पास रखना आसानी से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस अपमान के बावजूद लंबे बालों वाला आदमी चुप रहा और एक शब्द भी नहीं बोला। खुले बालों वाला दूसरा आदमी भी चुप रहा और उसके सामने सब कुछ हो रहा था। एक उल्लेखनीय लाल गोला चमकता हुआ दिखाई दिया, जो कह रहा था कि बच्चा काफी दिलचस्प था और वह वास्तव में एक सच्चा तलवारबाज घोषित होने के योग्य था, क्योंकि उस उम्र में इस तरह के स्किट स्तर तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। अब तक किसी को भी बड़ों से ऐसी प्रशंसा नहीं मिली थी और वह लड़का बहुत पसंद करता था। वह विनाश का पूरा आनंद उठाएगा, जिससे चो बहुत भ्रमित और चिंतित हो जाएगा। युवक को जंगों द्वारा शिक्षित किए जाने की सख्त जरूरत थी। बुजुर्ग को तुरंत फटकार लगाई गई क्योंकि इस प्रकार के व्यवहार को वहां बर्दाश्त नहीं किया जाता था, लेकिन सभी को चुप रहने के लिए कहा गया क्योंकि यह उसकी सच्ची इच्छा थी। वह बिना किसी रुकावट के वहीं एक मौखिक मार्शल लड़ाई चाहता था। गोला ने उसे निर्देश दिया कि वह केवल वही कहे जो उसने कहा था और कुछ भी अनावश्यक न जोड़े। हमने उससे सवाल किया क्योंकि तलवारबाज को अपनी दृश्य धारणा को प्रशिक्षित करने के लिए उस पर इतना निर्भर नहीं होना चाहिए। जेन हो प्रभावित था क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी जानता था यह सब। उन्होंने कहा कि जब आप शक्ति को उन्मुक्त करते हैं तो अवरोधक छापों के लिए आपको इसे महसूस करने के लिए आवश्यक प्रतिभा के साथ पैदा होना चाहिए। यही कारण था कि जंगू में उंगली कला दुर्लभ थी और नामोन परिवार से मेल न खाने के अलावा इसके लिए प्रतिभा के एक जबरदस्त स्तर की भी आवश्यकता थी। अपने प्रतिद्वंद्वी से यह सुनने के बाद कि वह कितना प्रतिभाशाली था, जंगो एक उग्र अभिव्यक्ति के साथ बहुत क्रोधित हो गया। उसने तुरंत लड़के को अपना मुंह बंद करने का आदेश दिया। उसके बाद चोवे ने उसे जवाब दिया, जिसने कहा कि वह अपनी तलवार को खोलने के लिए बहुत अधिक जुनूनी था, जिससे उसका हाथ उस स्थिति में था। जंग ने फिर पूछा कि उसके ऊपरी अंग में क्या गलत था और उसे बताया गया कि दाहिना अंग कुछ बड़ा था। उसके कंधे की मांसपेशी स्कोलम थी और केवल क्लाउड के गेट पर एक्यूप बिंदु विकसित हुआ था। यह एक जुनूनी तलवारबाज का एक विशिष्ट लक्षण था, एक चट्टान के निशान जो लंबे तूफानों के दौरान भी मजबूत खड़े थे। वह अपरिवर्तनीय चट्टानों के बारे में सोचता था, एक महान ड्रैगन का पूरा मार्ग जो भ्रष्ट दुनिया को दंडित करता है। जबकि यह सब देख रहा है, सभी सृजन को सहन करना राइजिंग ड्रैगन का मार्ग था और स्वर्ग की वास्तविक प्रकृति जिसने सभी बुराई को सहन किया, मजबूत और दमनकारी होने से यह कुचला नहीं गया। यह स्वर्गीय सम्राट था। सम्राट का मार्ग पूरी तरह से शुद्ध था और यह उस रास्ते पर नहीं लौटेगा जो पहले ही ढह चुका है। लड़के ने सोचा कि हम नीले आसमान के बारे में शब्द देना जारी रखते हैं, जो दुनिया को अहंकार के साथ देखते हैं, और नमो परिवार से संबंधित तलवार का इतिहास। वह बहुत दृढ़ विश्वास और आत्मविश्वास के साथ बोला, लेकिन उसने सोचा कि वह परेशानी में है क्योंकि तलवार भगवान ने जो कुछ भी कहा था उसे कहने के बाद ऐसा लग रहा था कि वह वहीं पिटने वाला था। अचानक ढीठ आदमी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि 400 साल हो गए हैं। जंगहों ने सोचा कि उसका प्रतिद्वंद्वी केवल बुनियादी तलवार के बारे में बात कर रहा था, नॉन परिवार की कला, लेकिन उसने तब तक बुनियादी बातों की भी दृष्टि खो दी थी। तब उसे आश्चर्य हुआ कि वह इतना जुनूनी क्यों हो गया था और गति प्राप्त करने में विफल रहा हो। यंग ड्रैगन और चैन सहित तलवार तकनीकों के दर्जनों और सैकड़ों रूपों का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए उसे हराने के लिए और प्रभावित हुआ। जंगहों ने शोह से कहा कि उसने उसे वैसे ही डांटा था जैसे एक परिवार के कुलपति करते हैं और वह इतना अंधा नहीं था, इसलिए अब पदानुक्रम के आधार पर भी उसकी क्षमताओं पर संदेह नहीं था। युवा कुलपति के लिए कुछ परिस्थितियों में चो हाई को गुरु के रूप में मानना सही था। वह काफ़ी प्रभावित हुआ क्योंकि यह वास्तव में रूढ़िवादी संप्रदाय के किसी व्यक्ति के लिए अपेक्षित व्यवहार था और यह वास्तव में अविश्वसनीय था। उसने तब युवा कुलपति से कहा कि वे चिंता न करें क्योंकि उनके दादा ने उन्हें ऐसा बनने के लिए मजबूर किया था। एक शिष्य और उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया, इससे उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह दूर से देख रहा था और सोच रहा था कि यह कितना प्रभावशाली था कि जंगहों ने चोई का पूरी तरह से सम्मान किया और जल्द ही
ले जंगजी ने खुद को उसका शपथबद्ध भाई और फायर ड्रैगन मर्चेंट एसोसिएशन का तीसरा बेटा बताया। उसे कुछ हद तक नज़रअंदाज कर दिया गया, क्योंकि दोनों नए दोस्त इस बारे में सोचते हुए क्षेत्र छोड़ गए कि वे इतना सब होने के बाद क्या पिएंगे। अनावश्यक संघर्ष। फिर उसने सोचा कि उस लड़के के साथ उसका रिश्ता इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। उसने जल्दी से हाई को फ़ोन किया और कम से कम एक छोटा सा उपकार करने के लिए कहा। उसे डांटा गया कि बातों को बढ़ा चढ़ाकर न बताए, क्योंकि फायर ड्रैगन मर्चेंट एसोसिएशन के अकाउंटेंट को भी वेतन मिलता है। उसने तुरंत जवाब दिया कि जो उनसे 20 गुना तेज है। फिर उसने जंग से उस शर्मनाक स्थिति को हल करने की अनुमति मांगी। उसने जल्दी से एक दस्तावेज में कई वस्तुओं और उनके सभी वजन का विश्लेषण किया। उसने जल्दी से बताया कि यदि खरीद रिकॉर्ड में कुल 82 आइटम थे तो मूल्य संभवतः 4,873 टोल होगा। उसके दोस्त ने फिर उसे दी गई जानकारी के लिए धन्यवाद दिया। हाई ने तुरंत उस महीने खरीद में वृद्धि के बारे में पूछा और क्या किसी स्थान पर मांग में वृद्धि हुई थी, लेकिन यह सब सिर्फ स्टॉक करने के लिए था, क्योंकि मूल्य सामान्य से बहुत कम था। वह जल्दी से उस आदमी पर गुस्सा हो गया, क्योंकि वह बहुत लालची था और इस कारण से वह एक बेकार व्यापारी रह गया। उसने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि वे जल्द ही फिर से मिलेंगे, और उस जगह से दरवाजे की ओर भाग गया। जो व्यक्ति सब कुछ देख रहा था, उसने देखा कि यह कितना हास्यास्पद और बदसूरत था। सब कुछ हो चुका था। जान हो पहुंचे और अपने नए मित्र को विनम्रता से मेज पर आमंत्रित किया, लेकिन जल्द ही जीयूआई को उस व्यक्ति ने बाधित कर दिया, क्योंकि कुछ समय पहले जो हुआ था उसे वह समझ नहीं पाया था, क्योंकि एक बार फिर कुछ हल करने की बात थी। वहाँ विभिन्न भारों वाली 72 वस्तुएं थीं, साथ ही 36,000 किलो से अधिक वस्तुएं और 30,000 कपड़े के रोल थे। यहाँ उससे पूछा गया कि उसने गणित इतनी जल्दी कैसे कर लिया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वह गणना करने वाला राजा था। यहाँ तक कि जावाल परिवार में भी, जिसने छोटी उम्र से ही अंकगणित सीखने में जीवन व्यतीत किया, जो कोई ऐसा नहीं था जो मानसिक रूप से उसकी तरह इतनी जल्दी गणना करता हो। कई प्रश्न पूछे गए, जैसे कि उसने कौन सी विधि का उपयोग किया था और क्या किसी वस्तु का उपयोग किया गया था। इससे वह बहुत भ्रमित हो गया, क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया था। वह सब कुछ समझाना चाहता था, लेकिन यह आधुनिक गणित था और वह व्यक्ति इसे एक महाशक्ति के रूप में मान रहा था। हालांकि कुछ सरल था, क्योंकि उसे किसी तरह उत्तर देने की आवश्यकता थी। उसने प्रयास करने का निर्णय लिया और अपने मित्र से एक प्रश्न पूछा। इससे वह काफ़ी हैरान और भ्रमित हो गया। कुछ संख्या के सामने एक और भी अधिक खोया हुआ महसूस करना, क्योंकि यह एक अजीब तर्क था कि गैर मौजूद एक संख्यात्मक प्रतिनिधित्व है। इसके अलावा संख्याएं थीं कुछ ऐसी चीज़ के आधार पर जो मौजूद है और कुछ भी मौजूद नहीं है। चौबी ने उससे कहा कि वह बस उस नकली बातचीत को भूल जाए, लेकिन आदमी हताश हो गया और उससे यह समझाने के लिए कहने लगा कि यह सब कैसे काम करेगा। उसने जल्दी से कहा कि चूंकि इसे गुणा नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह एक साधारण कुछ नहीं का मूल्य बना रहा। वह और भी अधिक भ्रमित हो गया, क्योंकि उसके तर्क में संख्या 5 ही रहेगी। उसका मित्र गहरी आह भरकर अपने सामने हो रही सारी मूर्खता को देख रहा था। फिर उसने उसे एक मूर्ख कहा, जिससे वह पहले से भी अधिक भ्रमित हो गया। उसने समझाने की कोशिश की कि इनमें से कुछ भी जानना महत्वपूर्ण नहीं था। जंगों ने उसे चीज़ों को समझाने में कौशल की कमी के कारण उकसाया। यह निश्चित रूप से अभिमानी था, क्योंकि यह अन्य लोगों की बुद्धिमत्ता को नज़रअंदाज करता था। इससे वह काफ़ी भ्रमित हो गया, क्योंकि कुछ सेकंड पहले वह एक सम्माननीय संप्रदाय के सदस्य का आदर्श उदाहरण था और अचानक वह बदल गया था। लंबे बालों वाला आदमी एक दूसरे पर बहस और मजाक करते हैं। जल्द ही लड़की आती है और कहती है कि वे बहुत बचकाना व्यवहार कर रहे थे और उन्हें तुरंत ऐसा करना चाहिए। अचानक एक आदमी उस जगह में प्रवेश करता है और कहता है कि वह किनारे पर नहीं रह सकता, और मेज़ पर बैठने के लिए भी कहता है। काई आश्चर्यचकित है कि यह प्रतीकात्मक आकृति कौन हो सकती है। वह निश्चित था कि यह वही व्यक्ति था जिसे उसने तलवार संप्रदाय के हाह कबीले का दौरा करते समय देखा था। वह युवक कोई और नहीं बल्कि होरान था। वह अपने बारे में सारी जानकारी और विवरण देते हुए नए आगंतुक से अपना परिचय देता है। मार्क उसे थोड़ा शर्मिंदा कर देता है और उसके मन में कुछ असहजता पैदा करता है। वह सोचता है कि इस छोटे से उपद्रवी को कार्यशाला से सारे पैसे लूटने की याद भी नहीं है। युवक फिर से लड़की के साथ छेड़खानी करता है और उसकी तारीफ करता है।
वह देखती है और कहती है कि यह सच है कि उसे पहले उसे धन्यवाद देने का मौका नहीं मिला था, और जल्दी से माफ़ी मांगती है और सभी पाठों के लिए अपना आभार व्यक्त करती है। यह जानकारी सुनने के बाद, क्योंकि उस लड़के को संभवतः संगीत का भी ज्ञान था, वह कहता है कि वह केवल एक व्यापारी है जो एक साधारण और छोटी सी कार्यशाला में काम करता है। वह व्यक्ति बहुत उलझन में है कि वास्तव में वह कौन है, उसकी सभी उपलब्धियों, बुद्धिमत्ता और कौशल को देखते हुए, जिसका अर्थ है कि वह आदमी अपने जीवन में सबसे बड़ा लाभ प्राप्त कर रहा था। वहाँ अचानक एक सुनहरी वस्तु दिखाई देती है। यह उस कबीले का पीला फीनिक्स पंखा था, और यह लड़के के लिए एक सुंदर निमंत्रण का संकेत था। अचानक एक हाथ वहाँ जोर से पटका जाता है। जंग हो उस निमंत्रण के बारे में बहुत क्रोधित होता है, जिससे उसका मित्र काफ़ी उलझन में पड़ जाता है। उसके क्रोध का कारण यह था कि युवा मास्टर जो कबीले का प्रतीक धारण किए हुए था, और वह एक कमज़ोर बाहरी व्यक्ति नहीं था जिसे आसानी से नियंत्रित किया जा सके और सस्ती चालों से उसके साथ छेड़छाड़ की जा सके। उसने तुरंत उसके शब्दों को चुनौती दी, क्योंकि कानून यात्राओं के लिए निमंत्रण देने से मना नहीं करता था, और यह काफी उस समय आम बात यह होती है कि जेन हो और भी अधिक क्रोधित हो जाती है, यहाँ तक कि आक्रामकता का सहारा लेना चाहती है, और उसे आसपास के लोगों द्वारा नियंत्रित किया जाना पड़ता है। जो एच कहता है कि वह प्रस्ताव की सराहना करता है और इसके लिए आभारी है, लेकिन वह शायद उस समय इसे स्वीकार नहीं कर सका। इससे आमंत्रित करने वाले को बिल्कुल भी पछतावा हुआ। जंग हो कुछ सेकंड के लिए चुप रहता है, थोड़ा शांत होता है, और वह कहता है कि कुछ लोगों की उपस्थिति के कारण माहौल खराब हो गया था, इसलिए वह अपने नए दोस्त के लिए किसी अन्य दिन ड्रिंक खरीदेगा। लेकिन यदि सभी संतुष्ट हैं तो वे जा सकते हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अधिकांश उसके भाई के साथ जाएंगे। सीएच पूछता है कि क्या कोई ज़रूरी मामला है, और उसे जल्दी से जानकारी मिलती है कि अगले महीने वे हैन में एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। उसने इसके बारे में पहले भी सुना था, और यह हर 3 साल में एक बार होता है, जिसमें कई अलग अलग क्षेत्रों के साथ विभिन्न कुलों की बहुत सारी कला और भागीदारी होती है। उसने जो सुना उससे प्रभावित हुआ कि प्राचीन तलवार देवता ने उसे बताया था कि वह विभिन्न कुलों के विभिन्न लोगों से मिलता है। वह प्रसन्न होता है क्योंकि उसकी उपस्थिति दुनिया के सभी आनंद के साथ अनुमत है, और उसे एक उज्ज्वल और धूप वाले दिन सभी खर्चों के बारे में चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। हरे पेड़ों और ऊंचे पहाड़ों के बीच घुड़सवार सेना अपने गंतव्य की ओर मार्च करती है। दोनों दोस्त उस कबीले के सफल और विशाल व्यवसायों के बारे में बात करते हैं। सीएच ने एच में प्रसिद्ध बचत बैंक के बारे में भी सुना था, लेकिन यह सिर्फ इतना ही नहीं था, क्योंकि उस कबीले के नाम के तहत ग्यांग के लेखा कार्यालय सहित विभिन्न दुकानें और इंस थे। उसका दोस्त उस जानकारी से प्रभावित होता है क्योंकि यह अनुई में सबसे अच्छे लेखा कार्यालयों में से एक था, और जगह का दृश्य अद्वितीय था जो कई पर्यटकों को आकर्षित करता था। दोनों एक दूसरे की बहुत प्रशंसा करते हैं और अपने ज्ञान के बारे में बात करना जारी रखते हैं, और अंत में लड़का और रेड उसे बहुत धन्यवाद देते हैं, और फिर मानसू और हांग रयू इंस के बारे में टिप्पणी करते हैं। उस क्षेत्र में उसे बताया गया कि ये विशाल बाघ चोर थे, जिससे वह काफ़ी भ्रमित हो गया। उसने सुना कि उन डाकुओं के पास हरे जंगल में मौजूद 72 समूहों में से ज़्यादा ताकत नहीं थी, और वे लोग अपना दिमाग खोते दिख रहे थे। उसके भाई ने उसे देखा और तुरंत उसके जंगली तर्कहीन व्यवहार को अस्वीकार कर दिया। उस पल उसने गुस्से में कहा कि उसने सब कुछ को नुकसान पहुंचाया है। दूसरे ने कहा कि उसके भाई ने उसे समझाने की कोशिश की कि दुश्मन इतने बेवकूफ़ नहीं हो सकते, लेकिन वह बस समझ नहीं पाया। जो और भूरे बालों वाला सहमत था, क्योंकि रणनीति या क्रूर बल के साथ भी विरोधियों के पास जीत का बेहतर मौका था, और मार्शल कलाकार की दुनिया इतनी सुरक्षित नहीं थी। लड़का बहुत क्रोधित हो गया क्योंकि कचरा का वह टुकड़ा हमेशा उसकी तुलना किताब के एयरहेड्स से करता था। जंगहो ने कहा कि केवल एक डाकू गिरोह था जिसका प्रतीक यह जानवर था। यह जंगल के प्रसिद्ध राजाओं की टीम थी, लौह भालू, जो उस समय अपने शिष्यों और दुष्ट अंगरक्षकों के साथ वहां मौजूद थे। यह 7 महान योद्धाओं में से एक नहीं था, बल्कि उसके प्रतिद्वंद्वी की प्रतिष्ठा वाला कोई व्यक्ति था। जंगो के भाई ने उसका बहुत मजाक उड़ाया क्योंकि स्थिति दयनीय थी, और अगर वह उस समय मुर्गे की तरह आगे बढ़ता तो वह बारबेक्यू बन जाता। अचानक कई लोग सामने पहाड़ी से नीचे कूदते दिखाई दिए। वे लाल भालू के दस्ते थे।
गेल मॉन्स्टर्स केवल एक समूह के साथ एक पूर्ण कबीले बटालियन के स्तर के लिए जाने जाते हैं। वे बहुत दुष्ट थे और साहसी और निडर अभिव्यक्तियों के साथ आ रहे थे। महान मास्टर ने नमोन योद्धाओं को उस युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया जो वहीं होने वाला था। महान युद्ध में युवक ने अपने भाई को चेतावनी दी थी कि यदि वह स्वयं को खतरे में पाता है तो उसे संरचना में वापस जाने की अनुमति दी जाएगी, यह जानते हुए भी कि वह शायद उसकी बात नहीं सुनेगा। हम प्रभावित हुए क्योंकि वह लड़ाई दिव्य ऊर्जा और टीम वर्क के उन्नत रूप के साथ दूसरे स्तर पर थी। दूसरे शब्दों में इसका मतलब था कि वे सभी दिव्य ऊर्जा मंत्र को पूरी तरह से समझ गए थे, जैसी कि कमिंग के वंशजों से उम्मीद थी। सभी योद्धाओं को बिना दया के तुरंत हमला करने का आदेश दिया गया था और अचानक उन्हें हमले को तुरंत रोकने के लिए कहा गया। कहीं से भी एक विशाल छाया पास में दिखाई दी। हरे रंग के कपड़े पहने एक प्रभावशाली आदमी युद्ध के मैदान में आया, जो बहुत ही प्रभावशाली लग रहा था। चो ने उसे देखा। यह सब देखकर बहुत प्रभावित हुआ। आदमी ने तुरंत सभी को रुकने के लिए कहा और कहा कि सब कुछ शांत और शांतिपूर्ण तरीके से हल हो जाएगा, संवाद जंग हो के अनुसार। वह प्रभावशाली आदमी चेल UNPSCC लग रहा था, लेकिन वह उस जानकारी के बारे में गलत था। उसने सीमा पार कर ली थी और आदमी को बहुत गुस्सा दिलाया क्योंकि वह बूढ़ा गेजर उस लड़के से बहुत बड़ा था। तब उसके भाई ने तुरंत उसकी असली उम्र के बारे में पूछा। युवक ने जवाब दिया कि वह केवल 17 वर्ष का था। हैरान था क्योंकि वह सिर्फ 1 साल छोटा था, फिर भी वह ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने 40 के दशक में था। जंगो ने उसे एक जोकर कहा और कहा कि वह वहां हर किसी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था। आदमी बहुत गुस्सा और तनाव में था क्योंकि लोग हमेशा उसके साथ एक बूढ़े आदमी की तरह व्यवहार करते थे, भले ही वह युवा था, भले ही यह विश्वास करना कठिन था। किल ने सोचा कि शायद उसने आईने में देखने और वास्तविकता को देखने के लिए अपना चेहरा भी नहीं धोया, और डाकू शायद वैसे भी नहाते नहीं थे। जंगहो ने आदमी से कहा कि कम से कम झूठ बोल, और भी क्रोधित, क्योंकि उस पिछली लड़ाई का उसके लिए कोई मतलब नहीं था। इसके लिए खुद को सही ठहराए, यह कहते हुए कि उसने जो जानकारी दी थी वह वास्तव में सत्य थी। और जब वह अपनी सही उम्र बताने वाला था तो उसने हल्की हंसी निकाली। इससे लड़का बहुत क्रोधित हुआ और क्रोध से भर गया, लेकिन वास्तव में उसकी उम्र वास्तव में 17 वर्ष थी। लड़का तब बहुत उत्साहित हो गया क्योंकि उसने इसके बारे में जो भी जानकारी दी थी वह सत्य थी। लड़की तब उससे काफी मोहित हो गई क्योंकि उसे लड़कों के लिए एक अजीब स्वाद था। जल्द ही उसका भाई बहुत क्रोधित होकर आता है क्योंकि डाकू पाखंडी हो रहे थे। हमला करने के बाद इस तरह की बात करना चाहते थे। एक संरचना स्थापित करने के लिए बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होती है, लेकिन अब जो वास्तव में मायने रखता था वह यह था कि वन राजा का महान शिष्य वहां था। जंग आर बहुत क्रोधित था क्योंकि वह इतना महत्वहीन अधीनस्थ नहीं था, लेकिन भूरे बालों वाला लड़का ज्यादा पैसा नहीं देता था और केवल यह जानना चाहता था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था और क्या उनका इरादा सभी को लूटने का था। श्रीकांग ने कहा कि वह जानते इस कथन से बूढ़े आदमी को दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये कार्य मूर्ख 17 साल के लड़के द्वारा उकसाए गए थे। यह जानते हुए बड़े भाई ने कहा कि उसे तुरंत जंगल के राजा के एक शिष्य से बात करने की ज़रूरत है। उसके तुरंत बाद वह बहुत क्रोधित हो गया क्योंकि वह एक साधारण अधीनस्थ नहीं था और इससे वह क्रोधित हो गया। जब लोगों ने कहा कि हर कोई बिना कुछ कहे एक दूसरे को कुछ देर तक घूरता रहा, तब नेता ने कहा कि चाहे जो भी हो, युवा मास्टर जंग अपरिपक्व था और समूह की अखंडता को खतरे में डाल रहा था। वे भाग्यशाली थे क्योंकि अन्यथा कई लोग घायल हो सकते थे या मर सकते थे और उनकी दुनिया निश्चित रूप से कोई मजाक नहीं थी। युवा मास्टर जंग ने कबीले के बारे में शेखी बघाड़ते हुए समझाने की कोशिश की कि वे गर्वित और सम्माननीय थे, लेकिन वे शायद बात नहीं करना चाहेंगे और लड़ना पसंद करेंगे क्योंकि यह उनकी प्रवृत्ति थी। क्योंकि उपद्रवी झूम हो ने बातचीत में शामिल होकर कहा कि योद्धा महिलाओं और बच्चों को समान रूप से दुष्ट और विनाश के योग्य लूटते थे। हर कोई एक शब्द कहे बिना कुछ देर तक एक दूसरे को देखता रहा और फिर युवा मास्टर जंगो ने एक सम्राट के हमले के साथ एक बड़ी लड़ाई सोचा कि वह उन्हें रोक नहीं पाएगा और उसने जल्दी से एक संक्षिप्त बातचीत का सुझाव दिया, लेकिन उसे पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया।
युवा मास्टर से एक प्रश्न पूछा गया जो काफी पक्षपातपूर्ण लग रहा था। 200 साल पुराने डाकुओं के कोड में सबसे महत्वपूर्ण नियम यह था कि उन्हें मीराम या व्यापारी संघ के बाहर के लोगों के खिलाफ अपनी तलवार नहीं उठानी चाहिए। श्रीकांग ने तुरंत लड़के से कहा कि उन विरोधियों को नियमों की परवाह नहीं है और शायद उन्हें यह भी पता नहीं था कि ऐसा कोई कोर्ट मौजूद है। उन्होंने इस तरह से काम किया क्योंकि खुद को दुष्ट के रूप में पेश करना प्रेरणा उत्पन्न करेगा, क्योंकि वे बच्चों को तुरंत मजबूत योद्धाओं के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं भेज सकते थे। युवा मास्टर ने तुरंत कहा कि ये सभी व्यर्थ चर्चाएं समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि बुराई की जड़ें बिल्कुल नहीं बदली हैं। जेरॉन ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें एक बड़ा शॉट कहा। फिर उन्होंने कहा कि अगर जंगल में वास्तव में ईमानदार व्यापारियों का एक भी समूह है तो उनकी दुष्टता की पुष्टि वेश्याओं को नुकसान पहुंचाना दूसरों के बीच लंबे बालों वाले लड़के ने बहस में बाधा डालते हुए कहा कि ईमानदारी से चीज़ें प्राप्त करना डाकुओं और चोरी के माध्यम से उन्हें प्राप्त करने से बहुत अलग है। जवाब में उसने एक अमीर आदमी की कहानी सुनाई जो अपने व्यवसाय से बहुत पैसा कमा रहा था, लेकिन किसी बड़ी ताकत के कारण उसका काम बाधित हो गया। जंगहो इस कहानी को सुनने के बाद एक शब्द भी कहे बिना चुप रहता है। उसके प्रतिद्वंद्वी के तरीके अलग लग सकते थे, लेकिन वे उतने ही गंदे और अन्यायपूर्ण थे जितने कि वे विरोध करते थे। वे नागरिकों पर परजीवी बन गए और उनके साथ कठपुतलियों जैसा व्यवहार किया। जंगहो उसके अत्याचारों को सुनकर क्रोधित हो गया। उन्होंने केवल भ्रष्ट लोगों से लूट की थी और दोनों कृत्यों में बहुत अंतर नहीं था, क्योंकि हमेशा कोई स्वार्थी और पाखंडी व्यक्ति होता था। केडब्ल्यू ने सोचा कि आमतौर पर वे मांसल प्रकार के लोग मूर्ख होते हैं। यहाँ कुछ अलग था, क्योंकि लड़के का तर्क निर्विवाद था। उसने आह भरी जैसे कि कुछ कहने की तैयारी कर रहा हो, और फिर उसने कहा कि 200 साल पहले लिखे गए नियमों को अभी भी सही माना जाता था। हालांकि 7 साल पहले सरकार पर छापे के दौरान एक नियम तोड़ा गया था। ये सुनकर लड़का चुप और विचारशील रहा। अचानक जाने माने बोंग ताहेन के नेतृत्व में अनवे डाकू गिरोह उन बुजुर्गों को पीटता और मार डालता था जो अपना राशन बचाने की कोशिश करते थे, और उसके पिता उन पीड़ितों में से एक थे। केल्वे ने कहा कि अपने शोध के दौरान उन्होंने पाया कि कोड को गंभीरता से नहीं लिया गया था। पहाड़ों से परे ऐसी घटनाएं उस क्षेत्र में आम थीं और निश्चित रूप से इसके बाहर और भी अधिक होती थीं। इससे आचार संहिता कमज़ोर और बेकार हो जाती थी, यहाँ तक कि जब वे बात कर रहे थे और निर्दोष व्यक्ति को लूटा जा सकता था तो समानता के पिछले दावे को अमान्य कर दिया गया। उसके प्रतिद्वंद्वी चिल एच ने तर्कों की तुलना में अधिक प्रश्न किए। जवाब में युवक ने तर्क दिया कि KNRM में उसके जैसे कई लोग थे। दूसरी बात, लाभ कमाने का तरीका अपनी समानताओं के बावजूद एक महत्वपूर्ण अंतर था। उन डाकुओं ने अच्छे काम या दान नहीं किया था। इसका मतलब है कि नोंग में केवल धर्मी लोग ही थे, क्योंकि वहाँ ऐसे लोग भी थे जो इसका इस्तेमाल करते थे। उनकी शक्ति गलत उद्देश्यों और कार्यों के लिए थी। हालांकि उन सभी ने कठिन समय से गुजर रहे और एक साथ कठिनाइयों को साझा करने वाले हाय के लोगों की रक्षा की। यही दोनों के बीच का अंतर था। जो ने सोचा